नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल और किसी पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ2 हिंदी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को। मिस कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में पूरे के पूरे MJ2 हिंदी को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से प्रश्नों की तैयारी आज की वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको करवाऊँगा और कितने प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्त, आधुनिकता की अवधारणा की विवेचना करें। आधुनिकता किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आधुनिकता से जुड़ा वो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे कि आधुनिकता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि का वर्णन करें, है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा हिंदी नवजागरण की अवधारणा को लिखिए कि आखिर हिंदी नवजागरण की कौन कौन सी अवधारणा होती है उसके बारे में बताइए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार हर साल पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है भारतीय नवजागरण में भारतेंदु एवं द्विवेदी के योगदान का वर्णन करें। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय नवजागरण में भारतेंदु के काव्य विशेषताओं का वर्णन करें, या तो द्विवेदी के काव्य योगदानों का वर्णन करें। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा भारतेंदु और द्विवेदी का, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्त आपको पढ़ना है छायावादी काव्य की विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत करें। चौथा प्रश्न क्या पढ़ना है, छायावादी काव्य। अब देखिए छायावादी काव्य से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पढ़ना है प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियों को अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है, प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियों को अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन में आपको बनाना है हिंदी गद्य की संस्मरण विद्या के स्वरूप का परिचय देते हुए उनके उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी गद्य के संस्मरण विद्या किसको कहता है उसके बारे में बताइए, और उसके उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए, ठीक है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए कि आखिर हिंदी आत्मकथा साहित्य क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। ये 7 क्वेश्चन मात्र आपको पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है आधुनिकता की अवधारणा की विवेचना करें, और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं 3 ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप यह एक क्वेश्चन जान लेते हैं तो समझिएगा कि ये तीनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। देखिए बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन हमारा है आधुनिकता की अवधारणा की विवेचना करिए। कहने का अर्थ ये है कि आधुनिकता किसको कहते हैं, इसकी क्या प्रकृति है तथा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछ सकता है कि आधुनिक काल की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करें। और तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक काल की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करें। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात करते हैं अगर आधुनिकता का या तो आधुनिक काल का, तो आधुनिक काल का मतलब क्या होता है, अभी का काल मीन्स अभी का समय। तो अभी के समय में यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक धार्मिक पृष्ठभूमि कैसा है, उसका स्थिति कैसा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जानेंगे कि आखिर आधुनिकता किसको कहते हैं। क्या जानेंगे, आधुनिकता किसको कहते हैं, और लिखेंगे सबसे पहले आधुनिकता का अर्थ। क्या लिखेंगे, आधुनिकता का अर्थ, और लिखेंगे कि आधुनिकता शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द से बना है। क्या लिखिएगा कि आधुनिकता शब्द जो है ना वो अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज का समय या तो वर्तमान युग। कोई पूछेगा आधुनिकता का अर्थ क्या होता है, तो आपको सीधे बताना है कि आधुनिकता का अर्थ होता है वर्तमान का युग मीन्स अभी का समय, या तो फिर कह सकते हैं वर्तमान युग, है ना। कह रहे दोस्त अर्थात समय के अनुसार अपने विचार, जीवन और समाज में
नएपन को अपनाना ही क्या कहलाता है? आधुनिकता कहलाता है। कोई पूछेगा कि आधुनिकता किसको कहते हैं, तो आपको कहना है कि समय के अनुसार से अपने विचारों को बदलना, अपने जीवन शैली को बदलना, अपने समाज में नएपन को लाना ही क्या कहलाता है? आधुनिकता कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए अगर पहले ज़माने की बात करें तो पहले ज़माना में लोग जो है ना अपने बातों को पहचानने के लिए लेटर लिखा करते थे, ठीक है, पत्र लिखा करते थे। लेकिन क्या अभी लोग पत्र लिखते हैं? कोई मौसी के पास या तो मौसा के पास पत्र लिखता है कि हाँ मौसा आप कैसे हैं? नहीं। अगर कुछ पूछना होता है तो कॉल करके पूछ लेते हैं, या तो ऐसा ऐप आ चुका है, सोशल मीडिया ऐप आ चुका है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? आधुनिक युग। तो वही कह रहा है कि समय के अनुसार से अपनी जीवन शैली को, अपने विचार को और अपने समाज में नएपन को लाना ही क्या कहलाता है? आधुनिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आधुनिकता। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर आधुनिकता क्या है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको और भी आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो कह रहा है कि समय के साथ बदलना या तो नए तरीका अपनाना ही आधुनिकता कहलाता है। कोई पूछेगा कि बाबू आधुनिकता किसको कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि समय के साथ बदलना और नए तरीके को अपनाना ही आधुनिकता कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में दे दिया गया है ना, कह रहा है कि जैसे पहले के लोग जो वो चिट्ठी से बात करते थे, लेकिन अब जो है मोबाइल से बात करते हैं। ये क्या है? आधुनिकता है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि पहले लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, पहले लड़कियों को शिक्षित करने का आदेश नहीं था, लेकिन अब जो है ना शिक्षा सबके लिए खुली है। मतलब शिक्षा जो है सबके लिए समान हो चुका है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और ये भी क्या है? आधुनिकता ही है। क्या है? आधुनिकता में समय के अनुसार से सब कुछ बदला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट जान गया कि आखिर आधुनिकता क्या है ना। अब दोस्त, क्वेश्चन में आपका कहा था कि आधुनिकता की अवधारणा को बताइए या तो इसकी परिभाषा को बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे आधुनिकता की अवधारणा। क्या लिखेंगे? आधुनिकता की अवधारणा और परिभाषा। और लिखेंगे दोस्त कि जब लोग पुराने रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को छोड़कर नई सोच, नई शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों को अपनाते हैं तो उसे आधुनिकता कहा जाता है। मैं सीधा सीधा कहा गया है कि जब लोग पहले जमाने की बातों को छोड़ करके नए नए तकनीकी, नई शिक्षा और नए विचारों को अपनाते हैं उसे ही हम लोग आधुनिकता कहते हैं। ये लिख देना आपको आधुनिकता की अवधारणा में और परिभाषा में। ठीक है, अब देखिए आगे आपको लिखना है कि आधुनिकता में हर लोगों को तर्क और सच्चाई से समझते हैं। मतलब क्या कह रहा है? आधुनिकता जो समय आया है इसमें से लोग जो है ना हर बात को रीजन के साथ, जैसे मान लीजिए कोई आप बात बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ रीजन होना चाहिए और सच्चाई होना चाहिए। ठीक, अगला हमारा कह रहा है कि वे सबको बराबर मानते हैं। आधुनिकता का मतलब क्या है? सब लोग बराबर हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। अगला हमारा आधुनिकता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में बदलाव, प्रगति और नई सोच को अपनाएं ताकि समाज आगे बढ़ सके। आधुनिकता जो है ना हमें ये बताती है, ये सिखाती है कि हमें जो है ना क्या करना चाहिए, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारा जो समाज है वो प्रगति कर सके, हमारे समाज में नई सोच आ सके। ठीक है, और हमारा समाज जो है वो क्या हो सके? आगे बढ़ सके। ये जो है आधुनिकता का कार्य है और इसकी अवधारणा है ना। अब यहाँ पे पॉइंट हम लोग बनाएंगे दोस्त कि आधुनिकता की कुछ मुख्य बातें, कि आखिर आधुनिकता जो शब्द आया है उसकी मुख्य बातें क्या क्या है। तो इसका मुख्य बात पहला हमारा है वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? कह रहा है कि लोग जो है ना हर बात को तर्क और प्रमाण से समझने लगे। अब ऐसा समय आ गया ना कि लोग अगर कोई बात को समझते हैं, कोई बात को सुनते हैं तो उसका रीज़न जानते हैं और उसकी सच्चाई को जानते हैं, तभी उसको सच मानते हैं। ठीक है, दूसरा इसका मुख्य बात है समानता। क्या है? समानता। समानता मतलब समझते हैं इक्वालिटी, है ना। कह रहा है कि सभी मनुष्यों को समान मानने की भावना बढ़ी। किसके अंतर्गत में? आधुनिकता। जब हमारे शहर में कह सकते हैं हमारे समाज में आधुनिकता आई तो इससे क्या हुआ? सभी मनुष्यों को समान माना जाने लगा। ठीक है, अब जो है जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, रंग को लेकर के उतना भेदभाव होता नहीं है। तीसरा, आधुनिकता ने हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार किया। कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा ने लोगों को जागरूक और समझदार बनाया। अभी का जो शिक्षा है उसने क्या किया?
लोगों को जागरूक बनाया और समझदार बनाया। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एआई वगैरह का शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोग जो है ना जागरूक बन रहा है ना, और समझदार बनते जा रहा है। अगला हमारा चौथा है महिलाओं का उत्थान। देखिए आधुनिक शिक्षा से क्या हुआ, महिलाओं का भी उत्थान हुआ है। कैसे, कह रहा है कि लड़कियों के शिक्षा और अधिकारों पर ध्यान दिया गया। किसकी तरफ, आधुनिकता, आज मैं आप कह सकते हैं आधुनिक समय में जो है ना लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों पे जो है विशेष ध्यान दिया गया। और पांचवा इसका मुख्य बात है स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना। इससे क्या हुआ है, लोगों ने अपने अधिकारों और आज़ादी के महत्व को समझा। किससे, आधुनिकता से। मीन्स अभी के समय में जो है ना लोग ये समझे कि आखिर हम लोगों को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हम लोग क्या हैं, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है ना। तो वही कह रहा है कि आधुनिकता ने समाज की पुरानी कुरीतियों से निकाल कर एक नई दिशा और नई सोच दिया। मीन्स आधुनिकता ने क्या किया, तो समाज को जो है पुरानी बुराइयों से निकाल करके एक नया सोच दिया है और एक नया दिशा प्रदान किया है, जिससे हमारे समाज का और हमारे देश का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर इसका क्या क्या महत्व है, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब दोस्त क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था कि आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि कैसा है, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त कि आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आधुनिक काल में सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि का। किसका, सामाजिक पृष्ठभूमि। कहने का अर्थ है कि वहां का समाज कैसा था। तो कह रहा दोस्त कि आधुनिक काल से पहले भारतीय समाज कई कुरीतियों से घिरा हुआ था। अगर अभी के समय की बात करें तो अभी के समय से पहले जो है ना, इस पुराने समय में भारतीय समाज जो है वो कई सारे बुराइयों से घिरा हुआ था, जैसे कि जाति प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और अंधविश्वास। ये सब बुराइयां जो है वो भारतीय समाज में मौजूद थी। कब, प्राचीन समय में, है ना। आगे कह रहा है कि लेकिन जब अंग्रेजों के साथ पश्चिमी शिक्षा और नए विचार आए तब समाज में सुधार की लहर आई। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे अंग्रेज आए और अंग्रेज के साथ में यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा आया, उसके साथ साथ नए विचार आए, तब क्या हुआ, हमारे समाज में धीरे धीरे सुधार होना चालू हो गया। कह रहे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने का आंदोलन चलाया और ब्रह्म समाज बनाया। उसी दौरान राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा को खत्म कर दिया, है ना, और ब्रह्म समाज को इन्होंने बनाया। ठीक है, आगे है उसके बाद हमारे आते हैं ईश्वर चंद्र बनर्जी, या तो कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि जो लोग विधवा हैं वो फिर से विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसने कहा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। आगे हमारे आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ये क्या कहते हैं, तो कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने समाज को जागरूक किया और शिक्षा पर जोर दिया। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने और दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज को जागरूक किया और शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और शिक्षा जो है अब सबके लिए खुल गया। मतलब जितना अधिकार पुरुषों को दिया गया उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी दिया गया, और इस तरह से हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे पुराने बंधनों से निकल करके आधुनिक और जागरूक समाज बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा जो समाज है वो प्राचीन बातों को भूल करके नई चीज़ों को, नई राह को और नई सोच को अपना लिया। कौन, हमारा समाज। ठीक है, तो ये रहा हमारा आधुनिक समाज। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा पृष्ठभूमि आता है राजनीतिक पृष्ठभूमि। कौन सा, राजनीतिक, कि आखिर यहाँ का राजनीति कैसा है ना। कह रहा है कि राजनीति में भी इस काल में बड़ा परिवर्तन आया। इस आधुनिक काल में राजनीति में भी क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों को लोकतंत्र, समानता और आज़ादी के विचार समझ में आया। ठीक है, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन आया ना, तभी भारतीय लोगों को जो है लोकतंत्र का मतलब समझ में आया, समानता का मतलब समझ में आया और आज़ादी के विचार जो है ना वो लोग बढ़िया से समझ पाया। कब, जब यहाँ पे अंग्रेज का शासन हुआ तब, है ना।
और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो शिक्षित वर्ग थे, इन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, आधुनिक युग जब आया तब से ऐसा होना चालू हो गया। इसी दौरान क्या हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई अपनी आज़ादी को मांगने के लिए, है ना। आगे हमारा कह रहा है कि इसी दौरान क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी दौरान क्या हुआ, भारत की आज़ादी के आंदोलन जो है वो शुरुआत हुआ और गांधी जी, नेहरू जी, तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ठीक है, और ऐसे कई नेता थे जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दिया था हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए, है ना। तो वही कह रहा है कि इन सब के कारण भारत में राष्ट्रीयता, राजनीतिक चेतना जगी और राजनीति में जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की नींव रखी गई। मीन्स कह रहा है कि इस सब के कारण क्या हुआ, हमारे समाज में लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति चेतना, मीन्स कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति भावना जगा। ठीक है, राजनीति करने का मन हुआ और राजनीति में जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की नींव रखी गई। ठीक है, कब? आधुनिक समाज में या तो आधुनिक युग में। ठीक, अब हमारा तीसरा जो पृष्ठभूमि आता है वो आता है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कौन सा आता है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना। अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि यहाँ का संस्कृति कैसा है। तो कहा गया दोस्त कि आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति में भी नई ऊर्जा आई। आधुनिक काल में क्या हुआ, भारतीय संस्कृति में भी क्या हुआ, नया नया ऊर्जा आया, मतलब इसमें भी बदलाव। कैसे? कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा से लोगों में नई चेतना जगी और साहित्य, संगीत, कला और अखबारों का विकास हुआ। जब यहाँ पे अंग्रेजी सरकार आई, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा आई, तो लोगों के मन में जो है ना नई प्रकार के विचार आए। ठीक है, लोगों के मन में साहित्य, संगीत, कला और अखबारों को लिखने का या तो छापने का विकास हुआ, है ना। कब? आधुनिक काल में, है ना। आगे कह रहा है कि इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने समाज की सच्चाई और सुधार के विचार अपने लेखों में दिखाए। इसी दौरान क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, प्रेमचंद, ऐसे कई कवि थे, लेखक थे जिन्होंने क्या किया, समाज की सच्चाई को और सुधार के विचारों को जो है ना अपने लेखों में बताया कि आखिर किस प्रकार हमारे समाज में समस्याएं हैं और उसको सुधार कैसे होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को आज़ादी और सुधार के लिए जागरूक किया गया। इसी दौरान क्या हुआ, पत्रकारिता मतलब पत्र, मतलब कह सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को आज़ादी और सुधार के लिए जागरूक किया गया कि हमारे समाज में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए और हमारा समाज आज़ाद होना चाहिए। इसी के दौरान कह रहा है कि कला और स्थापत्य में भारतीय और आधुनिकता का सुंदर मेल हुआ। इसी दौरान क्या हुआ, कला और स्थापत्य कला का क्या हुआ, मेल हुआ, है ना। मीन्स कह सकते हैं भारत के समाज में स्थापत्य कला और कला का विकास हुआ। फिर चौथा हमारा आता है धार्मिक पृष्ठभूमि। कौन सा आता है? धार्मिक पृष्ठभूमि। तो लिखेंगे दोस्त कि आधुनिक काल में धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ। अगर अभी के समाज की बात करें तो अभी के समाज में धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुए हैं। जैसे कि कह रहा है कि अब धर्म को जो है ना अंधविश्वास की जगह आस्था और मानवता से जोड़ा गया। अगर अभी की बात करें तो अभी के युग में जो है धर्म को अंधविश्वास से नहीं, आस्था और मानवता से जोड़ा गया है और लोग जो है धर्म को अब आस्था और मानवता से मानते हैं। कह रहा है इसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों का काम किया। ठीक है, जब आधुनिक समाज हमारा आया था, या तो जिस समय हमारा प्राचीन समाज था, हमारे प्राचीन समाज में कई प्रकार की बुराइयां थी, तो उसको समाप्त करने का काम किसने किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज ने। अगला हमारा कह रहा है कि इसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सच्चा धर्म वही है जो मानव सेवा सिखाए। मतलब सच्चा धर्म वही होता है जो मनुष्य की सेवा करने के लिए सिखाए। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, है ना। उसके अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि लोगों ने धार्मिक एकता और सहिष्णुता की भावना को अपनाया। कब? आधुनिक युग में जो है ना लोगों ने धार्मिक एकता मतलब धर्म को एक किया। ठीक है, और लोग जो है
धार्मिक एकता में जुड़ते गए तथा सहिष्णुता की भावना लोगों के मन में आई। और इन सभी आंदोलन ने दोस्त क्या किया, हमारे समाज को एकता, समानता और मानवता की राह दिखाई। मीन्स कह सकते हैं कि ये सब जो आंदोलन हुआ उसने हमारे समाज को एकत्रित किया, मीन्स एकता के सूत्र में बांधा, समानता मतलब सबको एक समान माना और मानवता का राह दिखाया। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। लेकिन इसके निष्कर्ष को बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले इसके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके महासंग्राम वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग इसके महासंग्राम वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक काल ने मीन्स अभी के समय ने भारत को नया विचार, नया शिक्षा और नया समाज तथा नया आत्मविश्वास दिया। मीन्स अभी का जो काल है, अभी का जो समय है, वर्तमान का जो युग है, उसने क्या किया, भारत के समाज को नया विचार दिया, नई शिक्षा से अवगत कराया और नया समाज तथा नया आत्मविश्वास दिया। किसको, भारत के लोगों को। कह रहा दोस्त कि इस काल में सामाजिक सुधार में, समाज में सुधार हुआ, राजनीतिक में लोगों की चेतना बढ़ी, हमारे संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ। किस काल में, तो आधुनिक काल में, है ना। और आधुनिकता ने हमें यह सिखाया दोस्त कि विकास तभी संभव है जब समाज अपने पुराने बंधनों से निकल करके नई सोच अपनाए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप पुरानी चीज़ों को लेकर के चलते रहोगे ना तो आप अपना विकास कभी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप फेल कर गए कभी, ठीक है, तो आप फेल हो गए कभी कोई एग्जाम में, तो उसको सोचते रहिएगा कि नहीं हम फेल हो गए, ठीक है। और आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं हम अगला अगर एग्जाम देंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो क्या आप कभी पास हो पाइएगा? नहीं। वही कह रहा है कि जब तक आप पुराने बंधनों से बंधे हुए रहेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अंत में लिखेंगे इस प्रकार से कि आज का आधुनिक भारत उसी सोच और सुधार की नींव पर खड़ा है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रखी गई थी। इसलिए आधुनिक काल को भारत के इतिहास का जागरण युग भी कहा जाता है। इसलिए आधुनिक काल को जो है ना, इस आधुनिक युग को जो है भारत के इतिहास का जागरण युग, जागरण मतलब जागने का युग, ठीक है। भारत इसमें क्या हुआ है, जागा है, और भारत का इसमें क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए इसको भारत के इतिहास का जागरण युग भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी नवजागरण की अवधारणा को लिखें। प्रश्न क्या है कि हिंदी नवजागरण की अवधारणा को लिखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा सबसे पहले उठता है कि हिंदी नवजागरण का मतलब क्या होता है ना। तो हिंदी नवजागरण की अगर बात करें तो नवजागरण का मतलब होता है जागना। मीन्स पहले जो हमारा समाज था, जो हमारा पिछड़ा समाज था, जो पीछे छूटा हुआ समाज था, उसको नए तरीके से उभारना ही क्या कहलाता है, नवजागरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नवजागरण। मीन्स नए तरीके से शुरुआत करना, है ना। तो आखिर नए तरीके से शुरुआत क्यों कहा जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी नवजागरण का मतलब भारतीय समाज में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जागरूकता और सुधार की वह प्रक्रिया है जिसमें से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव हुआ। क्या कहा गया कि हिंदी नवजागरण का मतलब है कि भारतीय समाज में 19वीं और 20वीं शताब्दी का वह दौर जब क्या हुआ था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में क्या हुआ, व्यापक बदलाव हुआ, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी नवजागरण काल कहते हैं। कह रहा है कि अर्थात इसे एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में देखा जाता है जिसने समाज को पिछड़ेपन से आधुनिकता की ओर बढ़ाया। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी विचारधारा थी, क्या नवजागरण एक ऐसी विचारधारा थी जिसने क्या किया, हमारे समाज को पिछड़ेपन से, जो हमारा समाज पिछड़ा था, ठीक है, उसको क्या किया, आधुनिकता की ओर बढ़ाया। आधुनिकता मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ाया, विकास की ओर आगे बढ़ाया। कह रहा है कि इसे भारतीय पुनर्जागरण का हिस्सा माना जाता है। इसको जो है ना, भारतीय पुनर्जागरण मीन्स पुनः जागना, भारत का पुनः जागना, ठीक है। भारत जो सोया हुआ था उसको पुनः जागना का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें भारत का क्या हुआ, विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में बात करें, सामाजिक क्षेत्र में बात करें, राजनीतिक क्षेत्र में बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ, है ना।
कह रहा है कि अगर बात करते हैं हिंदी नवजागरण की अवधारणाओं का, किसका, हिंदी नवजागरण की अवधारणाओं की, आखिर हिंदी नवजागरण जो काल आया था उसकी क्या क्या अवधारणा थी, क्या क्या मकसद था। तो पहला जो मकसद था वो था समाज सुधार और जागरूकता फैलाना। इसका पहला मकसद था समाज को सुधारना और लोगों में जागरूकता भरना। तो कह रहा है कि समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे कि जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा और प्रदा प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसके तहत क्या किया गया, तो समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो बुराइयां फैले हुई है, जैसे कि जातिवाद है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, प्रदा प्रथा है, ठीक है, ये सब चीज को जो है ना क्या किया गया, खत्म किया गया, है ना। इसके खिलाफ आवाज उठाया गया, किसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार और महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया। इसमें जो है ना शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया कि शिक्षा बढ़ाया जाना चाहिए और महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर जोर दिया गया कि महिलाओं की स्थिति जो है ना क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, है ना। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने इन मुद्दों को उठाया। मीन्स राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र जैसे कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, समाज को सुधारने का प्रयास किया और ये सब मुद्दों को उठाया कि आखिर हमारा समाज में शिक्षा बेहतर होना चाहिए, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। ये सब मुद्दों को जो है ना इन्होंने उठाया ताकि हमारा समाज का जो है वास्तविक विकास हो सके, है ना। फिर इसका दूसरा जो अवधारणा है वो है धार्मिक सुधार। क्या है, धर्म में सुधार करना। कह रहा है धर्म को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की कोशिश किया गया। धर्म को जो है ना वैज्ञानिकों के साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया। कह रहा है कि अंधविश्वास और पाखंड को खत्म कर समाज में नई चेतना का विकास हुआ। इस काल में क्या किया गया, तो लोगों के मन में जो अंधविश्वास था, जो पाखंड था, ठीक है, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया और लोगों को जो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ध्यान देने को कोशिश किया गया, ठीक है। कह रहा है आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों ने धर्म को नया दिशा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्य समाज आया था और ब्रह्म समाज जो आया था उसने क्या किया, तो धर्म को एक नया दिशा दिया, है ना, कि धर्म कुछ नहीं होता, किसी का धर्म नहीं होता, जन्म के बाद जो है ना धर्म बनता है, जन्म से पहले किसी का धर्म बनता है क्या, नहीं, है ना। तो ये सब चीज जो हम लोग को पता चला आर्य समाज और ब्रह्म समाज से। फिर इसका तीसरा जो अवधारणा था वो था राष्ट्रीय चेतना। क्या था, राष्ट्रीय चेतना मीन्स राष्ट्र के प्रति देशभक्ति बढ़ाना। कह रहा कि नवजागरण ने भारत में विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। नवजागरण काल ने क्या किया, तो भारत में जो विदेशी शासन था उसके खिलाफ राष्ट्रीय भावना मीन्स लोगों के मन में क्या किया, भावना को जागृत किया, ठीक है। कह रहा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी नवजागरण की सोच की परिणाम था। मीन्स हमारा जो भारत की आज़ादी का जो संग्राम चल रहा था उसकी भी शुरुआत किससे हुई, तो नवजागरण काल से हुई, ठीक है। कि जब लोगों को लगा कि नहीं, अंग्रेज जो है हमारे घर में घुस करके हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं, हमारे सामानों को छीन रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ों पे अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना चालू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी भाषा को एकजुटता का माध्यम बनाया गया और उसी में जो है हिंदी भाषा को क्या बनाया गया, एकता का माध्यम, कि अगर हम लोग हिंदी भाषा का यूज करेंगे तो हम लोग एक हो सकते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा को एकजुटता का माध्यम बनाया गया। फिर चौथा इसका जो अवधारणा है वो है साहित्यिक और सांस्कृतिक का विकास। क्या है, साहित्य और संस्कृति का विकास। इसका मन ये था, मीन्स इसका अवधारणा ये था कि हमारे साहित्य का विकास होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे संस्कृति का भी विकास होना चाहिए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक विचारधारा का समावेश हुआ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ, आधुनिक विचारधारा में नए नए विचारधाराओं का क्या हुआ, मिलान हुआ। समावेश मतलब मिला उसमें, है ना। आगे कह रहा है कि साहित्यकारों ने समाज सुधार और राष्ट्रीयता के संदेशों को अपने लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। अब जो यहाँ के जो साहित्यकार थे उसने क्या किया, तो समाज सुधार वाली बातों को, राष्ट्रीयता के बातों को जो है ना किताबों में लिख करके, न्यूज़पेपरों में लिख करके लोगों तक जो है पहुंचाया, ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति क्या जगे, देशभक्ति की भावना जगे। आगे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। मीन्स
हिंदी साहित्य को अगर समृद्ध बनाया, किसी ने फेमस किया, तो वो कौन कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त जैसे कई साहित्यकार हैं जिन्होंने क्या किया? तो हिंदी साहित्य को फेमस बनाया। समृद्ध मतलब क्या होता है? फेमस। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि इसका 5वां उदाहरण था शिक्षा का महत्व। क्या था? शिक्षा का महत्व। नवजागरण काल का मतलब है नया नया, मतलब नया तरीके से जागना, नए विचारों को सोचना। वह कह रहा है कि नवजागरण के दौरान अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ भारतीय भाषाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। इस काल में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ, उसके साथ साथ भारत के अन्य भाषाओं पर भी जोर दिया गया, उसकी भी शिक्षा दिया जाने लगा। कह रहा है कि शिक्षा को समाज सुधार और जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया गया। ठीक है, कि अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो समाज को जरूर सुधारेंगे। ठीक है, लोग जरूर जागरूक होंगे। कब? जब शिक्षित रहेंगे तब, है ना। इसलिए कहा गया कि शिक्षा को समाज सुधार और जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया गया। आगे कह रहा है कि हिंदी नवजागरण का प्रभाव, क्या कि हिंदी जो नवजागरण रहा उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी करवाई गई है। ठीक है, जो जो इसके VVI क्वेश्चन है वो मैंने बनाया है। बस आपको क्या करना है? सर्च करना है, वो क्वेश्चन सर्च करिएगा और क्वेश्चन में RK सेंटर लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ही वीडियो वहां पे आपको खुल के सामने आ जाएगा, है ना। मैंने हाल ही फिलहाल में बनाया था, मेजर 6 वालों का था वो, तो वही क्वेश्चन आपका भी मिल रहा है। तो बस आपको RK सेंटर लास्ट में लिख देना है, वो सारे क्वेश्चन आपको खुल करके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कह रहा है कि हिंदी नवजागरण के आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका पहला प्रभाव पड़ा कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ? समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें क्या हुआ? काफी सुधार हुआ। दूसरा, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ? शिक्षा को बढ़ावा मिला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। लोग जो है ना पाखंडों को भूलने लगे, अंधविश्वासों को भूलने लगे। तीसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। इससे क्या हुआ? लोग जो है ना, लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो है हमारे देश में घुस करके हमें ही मार रहे हैं, हम पे ही शोषण कर रहे हैं। तो लोगों के मन में जो है ना देशभक्ति की भावना आई, और जब देशभक्ति की भावना आई तो लोग जो अपने देश को आजाद करने के लिए तरह तरह के एकत्रित करने, मतलब तरह तरह से एकत्रित होने लगे। फिर चौथा है साहित्य और कला के क्षेत्र में नए आयाम जुड़े। मीन्स कह सकते हैं कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काफी सुधार आया, है ना। अब बातें यहां पे आती है निष्कर्ष का। क्या? निष्कर्ष का। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को आसान भाषा में समझ गया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात आती है निष्कर्ष का तो लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी नवजागरण भारतीय समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला युग था। अगर हम लोग हिंदी नवजागरण की बात करें तो यह एक ऐसा युग था जो क्या करता है? हमारे भारतीय समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मीन्स हमारा जो डूबा हुआ था, हमारा देश जो डूब चुका था, उसको उभारने का प्रयास किया। ठीक है, हमारे सोच को बदलने का प्रयास किया, है ना। इसने समाज को आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित किया। इसने कहा कि आप क्या करिए? आधुनिकता की तरफ सोचें, आप अपना विकास करने की सोचिए। ठीक है, और अंधविश्वासों से दूर रहिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वैचारिक नींव रखी और भारत की आजादी के लिए एक ठोस बेस प्रदान किया। बेस मतलब समझते हैं क्या? आधार प्रदान किया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारतीय नवजागरण में भारतेंदु की योगदान का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि भारतीय नवजागरण, नवजागरण मतलब समझते हैं नया जग, मीन्स नए युग की स्थापना में भारतेंदु जी का क्या योगदान था उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि भारतीय नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। इन्हें जो है ना आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। कोई पूछेगा कि भारतेंदु जी को किसके नाम से जाना जाता है?
तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के नाम से, उसके साथ साथ भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है। उसके बाद इसमें लिखना है कि कहा जाता है कि भारतेंदु ने भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में नवजागरण का सूत्रपात किया। क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु ने क्या किया, तो भारतीय समाज को, भारतीय साहित्य को और संस्कृति के क्षेत्र में जो है ना नवजागरण मीन्स नए युग का, नए जग का क्या किया, निर्माण किया। मीन्स भारतीय समाज को बदला, भारतीय साहित्य को बदला, भारतीय संस्कृति को जो है ना बदला। ठीक है, और सब में जो है ना सुधार करके नए युग का स्थापना किया। कह रहा है उनका जीवन काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का था। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है कि उनका जीवन काल जो था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का था, जो 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी तक का था। जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण का काल था। मीन्स उनका जो जीवन काल था उसमें से भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ, मीन्स नए युग का निर्माण हुआ। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। उनका जो योगदान था उसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार से समझ सकते हैं। तो पहला उनका योगदान था हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। क्या है, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को आधुनिकता और प्रगतिशील विचारधारा की ओर मोड़ा। भारतेंदु ने क्या किया, हिंदी साहित्य को जो है ना आधुनिकता और प्रगतिशील मीन्स विकासशील विचारधारा की तरफ मोड़ा, जहां से हमारे देश का विकास हो सकता है उस तरफ विचारधारा को मोड़ा। उन्होंने हिंदी भाषा को सरल और प्रचलित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा को आसान बनाया। ठीक है, और प्रचलित मतलब जो हम लोग बोलते हैं वैसा रूप में इसको लाया। कह रहा जिससे वह जनता के लिए सहज और सुलभ बन सकी। जिससे क्या हुआ, यह जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है ना, वो जनता के लिए क्या बन सकी, आसान बन सकी। कह रहा है कि उनकी रचनाओं में नाटक, निबंध, कविता और संपादकीय लेखक महत्वपूर्ण है। वो जो रचना करते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या क्या लिखते हैं, तो नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, उसके साथ साथ संपादकीय लेखन भी लिखते हैं। वो कौन, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे कह रहा है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भारत दुर्दशा, इसमें से भारत के दुर्दशा के बारे में बताया गया कि भारत के क्या कंडीशन है। दूसरा अंधेर नगरी, जो तात्कालिक समाज और राजनीति की समस्याओं को उजागर करती है। जो क्या करती है, हमारे समाज के परिस्थितियों और समस्याओं को बताती है ना। तो इस प्रकार से पहला योगदान में हम लोग समझ गए। अब इसका दूसरा योगदान जो था वो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रचार है ना। मीन्स कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। मीन्स भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्र को जागने का एक माध्यम बनाया। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, और जब अंग्रेजों के गुलाम था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने कहानियों के माध्यम से लोगों का माइंड को चेंज करने का प्रयास किया, लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया। तो वही कह रहा है कि भारतेंदु ने साहित्य को राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया, राष्ट्र को जागने का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरा विचार मिलता है। किनका, उनकी रचनाओं में भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरा विचार मिलता है। आगे कह रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषण और अत्याचारों की आलोचना किया। उन्होंने क्या किया, अपने निबंध के जरिए, ठीक है, अपने कहानी के जरिए, अपने कविता के जरिए ब्रिटिश शासन के शोषण, ब्रिटिश शासन जिस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रही थी, हम लोगों पे अत्याचार कर रही थी, उसका क्या किया, उन लोगों ने आलोचना किया। और जब आलोचना किया तो जब भारतीय लोग उसको पढ़े तो भारतीय लोग जो है वो क्या हुए, एकत्रित होना चालू हुए और उनके विरोध में आना चालू हो गए। कह रहा कि भारत दुर्दशा नाटक में उन्होंने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को दर्शाया। भारत दुर्दशा जो उन्होंने लिखा है उसमें से उन्होंने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को दर्शाया कि आखिर अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेज जो है हम पे किस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, तथा स्वदेशी और स्वराज के विचारों को बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को स्वदेशी चीज अपनाना चाहिए और स्वराज मीन्स हमारा अपना राज हम लोग को अपनाना चाहिए। ठीक है, मीन्स अंग्रेज जो यहाँ पे है इसको कैसे करके भगाना है तो भगाना, लात मार के निकालना है इसको। ठीक है, अब तीसरा जो इनका योगदान था वो है समाज सुधार और सामाजिक चेतना।
उन्होंने समाज को भी सुधारने का प्रयास किया। कैसे? तो कह रहा है कि भारतेंदु ने जातिवाद, बाल विवाह और अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लिखा। भारतेंदु जी ने क्या किया? तो जातिवाद जैसे समस्याएं, बाल विवाह जैसी समस्याएं, अशिक्षा जैसी समस्याएं जो हमारे समाज में फैली हुई है, ये सब बुराइयों को जो है ना क्या किया? विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई। किसने? भारतेंदु जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाया। आगे कह रहा है उन्होंने समाज को शिक्षित और प्रगतिशील बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया। किसने? तो भारतेंदु जी ने समाज को शिक्षित करने के लिए और प्रगतिशील बनाने के लिए जो है ना पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया था। आगे कह रहा है कि चौथा इनका योगदान है पत्रकारिता में योगदान। क्या है? पत्रकारिता में योगदान। कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता को नया दिशा दिया। भारतेंदु जी ने क्या किया? तो हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्र जो है उसको एक नया दिशा दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला गोविंदिनी जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। किसने किया? तो भारतेंदु जी ने। ये सब नामक जो है समाचार पत्र इन्होंने चालू किया। कह रहा है कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता, स्वदेशी उद्योग और सामाजिक सुधारों का प्रचार प्रसार किया। और जब इन्होंने ये सब समाचार पत्र बनवाया ना तो उससे उन्होंने राष्ट्रीयता का भावना लोगों में बांटना चालू किया, स्वदेशी उद्योग स्थापित करने का भावना दिया, उसके साथ साथ समाज को सुधारने का प्रचार प्रसार उन्होंने जोरों शोरों से किया। अब इनका पांचवा जो योगदान है वो है नाटक और रंगमंच का विकास। इन्होंने नाटक और रंगमंच का भी विकास किया। कैसे? तो कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया। भारतेंदु ने क्या किया? हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया। उनके नाटक भारतीय समाज की समस्याओं का आईना है। उनका जो नाटक है वो भारतीय समाज की समस्याओं का क्या है? आईना है। कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमता पर प्रहार किया। किन्होंने? तो भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी जो उनका नाटक है उसके थ्रू से भारत के तत्कालीन भ्रष्टाचार, भारत में जो तत्कालीन भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सामाजिक समस्याएं जो है उसको उजागर करने का प्रयास किया। अब देखिए उनका जो छठा योगदान है वो है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। अब आखिर स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन कैसे दिए? तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसमें महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया था। मीन्स अपने देश के सामान को यूज करना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, है ना। तो वही कह रहा है कि भारतेंदु ने स्वदेशी वस्त्रों और उद्योगों को अपनाने पर बल दिया। किसने? भारतेंदु जी ने स्वदेशी वस्त्रों और उद्योगों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने आर्थिक शोषण और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों का हम लोग को क्या करना? बहिष्कार करना। विदेश के जो भी चीजें हैं, सिर्फ वस्त्र ही नहीं, विदेश का जो भी चीज है उसको क्या करना? बहिष्कार करना है। ठीक है। और स्वदेशी अपनाना है, अपने देश में बने हुए चीजों का उपयोग करना है हम लोग को। ये किसने कहा? भारतेंदु जी ने कहा। अब इनका सातवां जो योगदान है वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इन्होंने अपने संस्कृति को, मतलब हमारे संस्कृति को क्या किया? पुनः जागरण किया, मीन्स नया से निर्माण किया। कह रहा कि भारतेंदु ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ठीक है। किसने? भारतेंदु जी ने। कह रहा उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को भारतीय पहचान और गौरव से जोड़ा। क्या कहा जा रहा है? कि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को जो है ना भारतीय पहचान और गौरव से जोड़ा। तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को खत्म किया। अब अंत में आता है निष्कर्ष की बारी। क्या? निष्कर्ष की बारी। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप जीई हिंदी की तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर 3 का, तो इसकी और भी वीडियोस जो हैं पहले से बनी हुई है। जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपको सर्च करना और अंत में सिर्फ आपको आरके सेंटर लिख देना। ठीक है। मेरा वीडियो आपको खुल करके सामने आ जाएगा और वो जो है इसी का सटीक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। तो अंत में लिखेंगे निष्कर्ष इस प्रकार से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। अगर हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो हम लोगों ने जाना कि इनका जो योगदान है वो सिर्फ साहित्य तक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हर चीज को सुधारने का प्रयास किया, चाहे वो हमारे समाज की बात हो, चाहे वो हमारे संस्कृति की बात हो, चाहे हमारे राजनीति की बात हो, हर क्षेत्रों को उन्होंने सुधारने का प्रयास
किया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की काव्य विशेषताओं का वर्णन करें। कि बताइए कि भारतेंदु जी का जो युग रहा था और द्विवेदी जी का जो युग रहा था उसकी क्या क्या काव्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न आ जाए, भारतेंदु युग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, द्विवेदी युग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है ना। उसमें घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाएगा ना, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है और यही आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए आपको लिखना इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना है परिचय। क्या बनाना है? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि भक्ति काल और रीति काल के बाद, क्या क्या, भक्ति काल और रीति काल के बाद हिंदी साहित्य में जो है ना आधुनिक युग की शुरुआत हुई। कौन से काल के बाद? तो भक्ति काल और रीति काल के बाद जो है हिंदी साहित्य में कौन सा काल आया? तो आधुनिक काल आया। क्या आया? आधुनिक काल। ठीक है, और इसी आधुनिक काल को जो है ना भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा कि बाबू भारतेंदु युग या तो द्विवेदी युग किसको कहते हैं, तो आपको कहना है कि भक्ति काल और रीति काल के बाद हिंदी साहित्य में जो है आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था। किसका? आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था। और वही आधुनिक युग को जो है ना हम लोग किसके नाम से जानते हैं? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा दोस्तों कि इस युग में भारतेंदु और द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। कह सकते हैं कि इस युग जो था, आधुनिक युग जो था, उसमें से भारतेंदु जी का और द्विवेदी युग जी का जो है ना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसके बिना यह जो काल है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक काल की शुरुआत भक्ति, ज्ञान और प्राचीन परंपरा से हट करके एक नए रूप देशभक्ति, राष्ट्रीयता आदि से हुई। मिस कह रहा है ना कि आधुनिक काल को जो शुरुआत हुआ, किसका? आधुनिक काल को जो शुरुआत हुआ उसमें से भक्ति और ज्ञान को छोड़ दिया गया। भक्ति और ज्ञान का उसमें समावेश नहीं मिलता है। उसके साथ साथ प्राचीन परंपरा से रिलेटेड जो काव्य लिखे जाते थे, जो कविता लिखे जाते थे, उसको पीछे छोड़ दिया गया था। उसको पीछे छोड़ करके अब नया रूप, मिस कह सकते हैं कि कविता को एक नया रूप दिया गया जिसमें से देशभक्ति और राष्ट्रीयता शामिल था। लोगों को बताया जाता है कि आपको अपने देश के लिए कैसे समर्पित होना है, कैसा देशभक्त बनना है। ठीक है, हमें अपने राष्ट्र का कैसे एकता करना है, वो कविता के माध्यम से इन्होंने बताया था। तो किन्होंने? भारतेंदु जी ने और द्विवेदी युग ने। उसके साथ साथ इनके कई अन्य सहयोगी कवि थे, उन्होंने भी क्या किया था? तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता को बढ़ाया था। आगे कह रहा है कि इन दोनों युगों की काव्य विशेषताएं हिंदी साहित्य के आधुनिक विकास में विशेष योगदान करती है। क्या कह रहा है? कि इन दोनों युग में, इस भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, दोनों की जो काव्य विशेषताएं हैं वो क्या करती है? हिंदी साहित्य के आधुनिक विकास करती है। मैं सीधा कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य का क्या करती है? विकास करती है और इसके विकास में योगदान भी देती है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं इसको विस्तार से और जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहा था, इसका किस प्रकार से प्रगति हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतेंदु युग के बारे में। किसके बारे में? भारतेंदु युग के बारे में, जिसका युग जो है वो कब से कब तक चला था? तो 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक इसका युग चला था। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जनक कहा जाता है। कोई पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसके नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जनक के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नवजागरण की लहर आई। क्या कह रहा है? कि उनके नेतृत्व में क्या हुआ? हिंदी साहित्य में जो है ना नवजागरण मीन्स नए युग का शुरुआत हुआ। कह रहा उनकी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। उनकी जो कविता थी उसकी विशेषताएं जो है निम्नलिखित रूपों में दर्शाया गया है। तो देखिए उनकी कविता की पहले विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषता है राष्ट्रीयता और देशभक्ति। क्या है? राष्ट्रीयता और देशभक्ति मीन्स उन्होंने अपने कविता के जरिए देशभक्ति को आगे बढ़ाया और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। वही कह रहा है कि इस युग की कविताओं में देशभक्ति का गहरा भाव मिलता है। भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनचेतना जगाने के लिए काव्य रचना किया। में सीधा कहा गया है कि भारतेंदु जी ने क्या किया? तो भारत की जो दुर्दशा हो गई थी, जो हालत हो गई थी अंग्रेजी शासन के लिए,
मतलब अंग्रेज जो हम पे शासन कर रहे थे, अंग्रेज जो हम पे अत्याचार कर रहे थे, उसके बाद हमारा जो दुर्दशा हो गया था उसको जो है ना भारतेंदु जी बताने का प्रयास करते हैं और लोगों तक फैलाने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों के मन में जो है ना देशभक्ति की भावना आए। देखिए जैसे कि देखिए उन्होंने लिखा था भारत दुर्दशा। क्या लिखा था? भारत दुर्दशा, एक कविता लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात आख्यारी। मैं कह रहा कि अंग्रेज जो है ना हम पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पे राज कर रहे हैं। घर हमारा है लेकिन राज कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। और यहाँ के जितने भी धन है, जितना भी पैसा है, वो सब कहाँ चला जा रहा है? विदेश चला जा रहा है। कहाँ पे? विदेश चला जा रहा है। मिस हम लोगों को इससे किसी प्रकार का फायदा नहीं है और उल्टा जो है ना अंग्रेज हमको क्या कर रहे हैं? कूट रहे हैं पकड़ के, मिस अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों पे। ठीक है। फिर दूसरा इनका विशेषता था सामाजिक चेतना। क्या है? सामाजिक चेतना। कह रहा है इस युग की कविताओं में सामाजिक सुधार की भावना थी। क्या कह रहा है? कि इस युग की जो कविता थी उसमें सामाजिक सुधार की भावना थी। इसमें बाल विवाह, अशिक्षा, जातिवाद आदि समस्याओं पर रचनाएं लिखी गई। मिस कह सकते हैं कि इस युग में भारतेंदु जी ने बाल विवाह का क्या किया? विरोध किया, अशिक्षा का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और उसके साथ साथ कई और समस्याएं थी जिसका इन्होंने विरोध किया और उस पर रचना लिखा ताकि लोग जो है ना इसके कमियों को समझ पाए, है ना। फिर तीसरी इनकी विशेषताएं है भाषा का सरलीकरण। क्या है? भाषा का सरलीकरण। कह रहा है कि इस युग की काव्य भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और खड़ी बोली प्रधान है। कह रहा ना कि इस युग की जो कविता का भाषा था बिल्कुल क्या था? सरल था। ठीक है। और प्रवाहपूर्ण, प्रवाहपूर्ण मतलब समझते हैं आप, आसानी से उसको बोल सकते हैं। और खड़ी बोली उसमें बोली जाती थी। कह रहा है इसमें संस्कृत, हिंदी और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया ताकि ये सारे लोगों तक पहुंच सके। कह रहा ना कि ये जो कविता था उसमें से हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, उसके साथ साथ बोलचाल की भाषा, जो हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने में, उस भाषा का प्रयोग किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना ये बातें पहुंच सके। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। इसकी चौथी विशेषताएं है कि इन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया था। वही कह रहा है कि कविताओं में प्रकृति का मनोहर चित्रण मिलता है। किनका? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविताओं में जो है ना प्रकृति का मनोहर चित्रण मिलता है। इस प्रकृति के बारे में बताया गया है। इस युग के कवियों में ग्रामीण जीवन और प्रकृति सौंदर्य को चित्रित किया। क्या कहा गया? कि इस युग के जो कवि थे उन्होंने गांव के जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को क्या किया है? चित्रित किया, हमें दिखाने का प्रयास किया है। अब दोस्तों यहां से शुरुआत होता है हमारा द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग। ठीक है। जो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नेतृत्व में हिंदी साहित्य ने एक नए युग में प्रवेश किया। इसके अनुसार से तो द्विवेदी के नेतृत्व में जो है ना हिंदी साहित्य ने एक नए युग में शुरुआत किया। इसे तथ्यात्मक या तो साहित्यिक सुधार का युग कहा गया। इसको कौन सा युग कहा गया? तो कह सकते हैं तथ्यात्मक या तो साहित्यिक सुधार, साहित्य में सुधार का युग कहा गया। कह रहे हैं इस युग की काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस युग में जो काव्य लिखे गए, जो कविता लिखी गई, उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए जानते हैं इस युग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए पहला इनका जो कविता का विशेषता है वो है सामाजिक उद्देश्य। क्या है? सामाजिक उद्देश्य। कह रहा है इस युग में कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार और नैतिकता का प्रसार करना था। क्या कह रहा है? इस युग में जो कविता लिखा गया उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था बल्कि उसका उद्देश्य यह भी था कि समाज को सुधारा जाए, समाज में नैतिकता का प्रसार लाया जाए, है ना। उन्होंने अपने कविताओं में स्वदेश प्रेम, शिक्षा का महत्व और महिलाओं की दशा सुधारने की प्रेरणा दिया। उन्होंने जो है अपनी कविताओं में स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश से प्रेम करो, ठीक है, शिक्षा का महत्व को बताया, उसके साथ साथ महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया, महिलाओं के स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। किसने? तो द्विवेदी जी ने। फिर इनकी दूसरी विशेषताएं है राष्ट्रीयता का गहरा प्रभाव। क्या है? राष्ट्रीयता का गहरा प्रभाव। कह रहा है कि द्विवेदी युग की कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज सुनाई देती है। द्विवेदी युग का जो कविता है उसमें से स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है ना क्या सुनाई देता है? राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज सुनाई देती है। इससे जो है ना लोगों को पता चलता है कि द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी जी जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्या थे? हमेशा तत्पर थे, है ना।
आगे कह रहा है कि खड़ी बोली का विकास, इसमें क्या हुआ, खड़ी बोली का विकास हुआ। कह रहा है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप स्थापित हुआ। द्विवेदी युग में क्या हुआ, खड़ी बोली का हिंदी का साहित्यिक स्वरूप स्थापित हुआ और कविताओं में जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ। ठीक है, मीन्स आसान शब्दों का प्रयोग हुआ था, किसमें, कविताओं में। कह रहा है कि इस युग में क्या हुआ, शैली का शुद्धिकरण किया गया। जैसे शैली का शुद्धिकरण मतलब समझते हैं, जिस शैली से आप जिस तरीके से लिखते थे उसको बदला गया। वही कह रहा है कि द्विवेदी युग में साहित्य को सुधारने का प्रयास किया गया। द्विवेदी युग में क्या किया गया, तो साहित्य को सुधारने का प्रयास किया गया। कविता में अलंकारिता और श्रृंगारिता की जगह तात्विकता और गंभीरता लाई गई। क्या कह रहा है कि कविता में जो अलंकार का प्रयोग किया जाता था उसको हटा करके जो है ना तात्विकता, ठीक है, मीन्स वास्तविकता को जो है ना यहाँ पे लाया गया और जो गंभीर चीजें हैं उसी को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि आपको एंजॉय करवाना है बस, ठीक है, आपको समाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताना है, समाज को कैसे उठाना है उसके बारे में भी बताना है, हर चीजों के बारे में इसमें से बताया गया था। फिर इनका छठा जो विशेषता है, मीन्स पांचवा विशेषता यहाँ पे छठा आ गया। ठीक है, पांचवा विशेषता जो है वो प्राकृतिक चित्रण। इन्होंने भी क्या किया है, अपने कविताओं में प्रकृति का चित्रण किया है। तो वही कह रहा है कि इस युग के कवियों ने भी प्रकृति का सुंदर और अर्थार्थवादी वर्णन किया। किसने, तो इस युग के कवियों ने क्या किया, प्रकृति का सुंदर और अर्थार्थवादी वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि प्रेरक और नैतिक साहित्य, इन्होंने क्या किया, तो कह रहा है कि कविताओं का उद्देश्य, इनकी कविताओं का उद्देश्य जो था समाज को प्रेरित करना था, समाज को प्रेरित करना और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं समाज की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया था। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। अब लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य के लिए आधुनिकता की नींव रखी। भारतेंदु युग ने क्या किया, हिंदी साहित्य के लिए आधुनिकता की नींव रखी, में आधुनिक युग का शुरुआत किया। जबकि द्विवेदी युग ने क्या किया, इसको दिशा दिया, में इसका विकास किया। ठीक है, कह रहा है कि दोनों युगों ने हिंदी साहित्य को सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीयता चेतना और साहित्यिक उत्कृष्ट की ओर प्रेरित किया। क्या कह रहा है कि इन दोनों युगों ने क्या किया, हिंदी साहित्य को सामाजिक जागरूकता फैलाया, राष्ट्रीय चेतना दिया, में राष्ट्र के प्रति सोचने पर मजबूर किया और साहित्य को जो है ना ऊंचा उठाया। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है छायावादी काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या है, छायावादी काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहने का अर्थ यह है कि आपको बताना है कि छायावादी काव्य क्या है। क्या बताना है, छायावादी काव्य हम लोग किसको कहते हैं और इसका उद्भव मतलब समझते हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है ना, और इसका विकास कैसे हो रहा है उसके बारे में बताना है। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर छायावादी काव्य क्या है। अगर हम लोग छायावादी काव्य समझते हैं तो इसके उद्भव के बारे में भी जान जाएंगे और इसके विकास के बारे में भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग को छायावादी काव्य के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप आंसर स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इसके भूमिका से। क्या, भूमिका से, और भूमिका में ही हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर छायावादी काव्य क्या है। ठीक है, तो लिखना इस प्रकार से है कि छायावाद का समय, छायावाद जो काव्य है उसका समय सीमा जो है वो कब से कब तक है, तो 1918 से लेकर के 1936 तक। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि छायावादी काव्य का समय सीमा कब से कब तक है, तो 1918 से लेकर के 1936 तक माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि छायावाद का नामकरण देने का श्रेय जो है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। मीन्स छायावाद का जो नामकरण, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग का नामकरण किया जाता है ना, हाँ वैसे छायावाद का जो नामकरण किया गया है वो उसको किसका श्रेय दिया गया है, तो मुकुटधर पांडे का श्रेय दिया गया है कि इन्होंने ही क्या किया, छायावाद का नामकरण किया है। ठीक है, कहा जाता है कि इसे आधुनिक साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मीन्स छायावादी काव्य को जो है ना आधुनिक साहित्य का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग मतलब समझते हैं सोने का युग। ठीक है, मीन्स सबसे सुहाना कहा जाता है किसको, इस साहित्य को। ठीक है, कहा गया कि छायावाद शब्दों का दो अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, मीन्स छायावाद को जो ना दो अर्थों में लिया गया। पहला अर्थ है रहस्यवाद। पहला क्या अर्थ है, रहस्यवाद, ये रहस्यवाद है। और दूसरा जो है ना काव्य शैली है। क्या है, काव्य शैली। मीन्स पहला इसका रचना जो है रहस्यवाद है और दूसरा
काव्य शैली है, ठीक है, जिसको हम लोग पद्धति विशेष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्धति विशेष भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको देना है, वहां पे लिखना है छायावाद की परिभाषा। क्या लिखना है? छायावाद की परिभाषा। अब छायावाद क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि छायावाद का हम एक या कोई विशेष परिभाषा नहीं दे सकते। छायावाद का अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो इसका कोई विशेष परिभाषा नहीं है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने जो है ना इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसका? छायावाद का, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है, ठीक है। देखिए पहला है डॉक्टर राजकुमार के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजकुमार के द्वारा। ये कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो यही क्या है? छायावाद। कहने का अर्थ क्या है कि जब परमात्मा मीन्स भगवान की छाया जो है आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया जो है ना वो परमात्मा में पड़ने लगती है तो यही क्या है? छायावाद है। क्या है? छायावाद है। ये कविता है आपका, ठीक है, कविता है ना। कविता का सारांश कुछ और रहेगा, मीन्स लिखा हुआ कुछ और रहेगा और उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नागेंद्र। इन्होंने क्या कहा? नागेंद्र जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। छायावाद क्या है? एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। यह जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह क्या है? जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। क्या? छायावाद, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दिया है, ठीक है। तो आपको विस्तार पूर्वक से इसको लिखना है। नेक्स्ट अब आपको लिखना है छायावाद के कवि, कि आखिर छायावाद के कौन कौन से कवि रहे हैं। छायावाद काव्य के कवि कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। मीन्स ये जो छायावाद काव्य है इसको संभालने का जो श्रेय है वो 4 कवियों को जाता है। कौन कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा है। कौन कौन है? कोई पूछेगा आपको कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। उसके साथ साथ इस युग की अगर कुछ एडिशनल कवि की बात करें, अन्य कवियों की बात करें तो कौन कौन है? राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, ये सब जो है ना इसके क्या है? एडिशनल कवि हैं, मीन्स एडिशनल पोइट यहाँ के थे, ठीक है। कहा जाता है कि इस युग की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इस युग में जो है ना कुछ प्रमुख रचनाएं किया गया था, तो वो रचनाएं क्या क्या है? तो कामायनी है, लहर है, आंसू है, अनामिका है, परिमल है, ये सब जो है ना उस युग का महत्वपूर्ण कविता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि आखिर छायावाद के कवि कौन से थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसका हम लोग को विस्तार पूर्वक वर्णन करना था, ठीक है। तो उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला देखिए प्रवृत्ति मीन्स छायावाद किसको कहते हैं, इसका क्या क्या प्रवृत्ति है। तो पहला प्रवृत्ति है स्वतंत्रता की चाह। उद्देश्य कहते हैं ना, हाँ उद्देश्य, ठीक है, कि छायावाद की क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है इसका स्वतंत्रता की चाह। यहाँ के जो कवि है वो क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। देखिए वही कहा गया कि छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की इच्छा है। मीन्स कहा गया है छायावादी जो काव्य है उसकी केंद्रीय चेतना क्या है? स्वतंत्रता है। क्या? स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी है। यहाँ स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग ही नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य है। और यहाँ पे जो है ना स्वतंत्रता की अगर बात करें तो एक राजनीतिक मांग नहीं है, ये क्या है? एक जीवन मूल्य है। मीन्स जीवन, लोग जो है ना अपने जीवन से जो है ना क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। कहा गया है कि यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। यह जो है ना स्वतंत्रता जो है वो रूढ़ियों से है, धर्म से है और समाज से है ना। पंत ने मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति की कल्पना किया है। पंत जी ने क्या कहा है? इन्होंने जो है ना मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति की कल्पना किया है। मुक्ति मतलब समझते हैं? आज़ादी, ठीक है। ये चाहते हैं कि मानव मुक्त हो और विश्व जो है ना मुक्त हो जाए, ठीक है।
कहा जाता है कि इस समय भारतीय माध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। इस समय जो है ना भारतीय मध्यम वर्ग मतलब समझते हैं, हाँ, जो लो कैटेगरी के आते हैं उसका उदय हो चुका था, जिसने यथास्थिति का विरोध किया और परिवर्तन की मांग किया। और उसकी स्थिति में जो है ना उसमें बहुत दयनीय थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी स्थिति का विरोध किया और परिवर्तन की मांग किया कि हमारी स्थिति जो है ना क्या सी होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। ठीक है। उसी समय जो है निराला जी कहते हैं, उसी समय निराला जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तोड़ो 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 कारा। क्या कहते हैं, तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जल की धारा। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो क्या हम लोग को गंगा जल का धारा मिल पाएगा, मीन्स हम लोग को आज़ादी मिल पाएगा? नहीं, हम लोग को क्या करना है, प्रयास करना है, तभी हम लोग को आज़ादी मिल पाएगा। ठीक है, ये किसने कहा है, निराला जी ने कहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है वहाँ पे। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखोगे ना तो जो एग्जामिनर रहेगा उसका ध्यान आपके ही नोटबुक पे जाएगा। ठीक है, और वो फुल नंबर देगा। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगता। ठीक है, व्यक्तिगता। ठीक है, व्यक्तिगता मतलब समझते हैं, हाँ, हमारा व्यक्तित्व है ना। कहा गया है कि छायावादी काव्य व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन की कल्पना करता है। छायावादी काव्य क्या करता है, व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन का, मीन्स व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वो जैसे मन करे वैसे अपना जिंदगी जीना चाहिए। ठीक है। कहा जाता है कि अपने व्यक्तिगत सुख दुख प्रेम घृणा आदि भावनाओं को अपने गांव में खुलेआम व्यक्त किया गया है। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि इसमें जो है ना अपने व्यक्तित्व के सुख दुख को, प्रेम को, घृणा को, भावनाओं को जो है ना लोग क्या करते हैं, खुलेआम व्यक्त करते हैं। ठीक है। और महादेवी वर्मा ने कहा है कि आज का रत्नाकर हर सांस का इतिहास कर देना चाहता है। मीन्स आज का रचनाकर जो है ना वो क्या करता है, हर सांस का इतिहास करना चाहता है, सोचता है कि हम जितने भी रचना करें वो क्या बन जाए, इतिहास बन जाए। ठीक है। कहा जाता है कि निराला और महादेवी वर्मा की पंक्तियां इस व्यक्तिगत की उद्घाटित करती है। कहा जाता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, मीन्स व्यक्तियों का ये परिदृश्य होता है कि दुख और सुख कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको सुख है तो कल आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, कभी भी समय बदल सकता है। ठीक है, तो यही कौन कहते हैं, महादेवी वर्मा और निराला जी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभूति की प्रतिष्ठा। क्या है, अनुभूति की प्रतिष्ठा। ठीक है। कहा जाता है कि छायावादी कवियों का दावा है कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं बल्कि अनुभूति से बनता है। क्या कहा गया है कि छायावादी कवियों का यह दावा है कि कविता जो है ना विचारों या तथ्यों से नहीं बनता है, अनुभूति, अनुभूति मतलब समझते हैं आपका ज्ञान से बनता है कि आप कितना ज्ञान है आपके पास, अनुमति नहीं होगा, अनुभूति होगा। ठीक है। कहा जाता है कि प्रसाद भी मानते थे कि कविता में सहानुभूति की वृद्धि होती है। ठीक है, और प्रसाद जी भी ये कहते थे, मानते थे कि कविता की रचना करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। अगर आपके पास सहानुभूति नहीं है तो क्या आप कविता की रचना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर चौथा देखिए क्या है, सुख वेदना और करुणा। क्या है, सुख वेदना और करुणा। कहा जाता है कि छायावादी कविता में वेदना और करुणा का स्तर प्रधान है। छायावादी जो कविता है इसमें से वेदना, करुणा और मतलब इसका जो स्तर है ना वो प्रधान रूप से है। ठीक है। इस युग की कविताओं में आंसू, पीड़ा, वेदना, व्यथा, करुणा का प्रबल आवेग मिलता है। और ऐसा कहा गया है, ऐसा लगता है कि कवि जो है ना इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में लिखना है पॉइंट नंबर 4 में। फिर पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है प्राकृतिक चित्रण। क्या लिखना है, प्राकृतिक चित्रण। कहा गया है कि छायावाद में प्राकृतिक चित्रण अत्यंत मनोहरी रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक है, छायावाद में जो है ना प्रकृति का जो चित्रण किया गया है उसको बड़ा ही मनोहर रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ प्रकृति इस तरह समा गई है कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, मीन्स कहा गया ना कि यहाँ ये जो काव्य है उसमें प्रकृति इस तरह से समा गया है कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं है। कहा गया है कि छायावादी सौंदर्य को प्रकृति के उपस्थिति से जीवांत प्राप्त होती है और छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाती है। मीन्स कहा गया ना कि छायावादी काव्य जो है उसको प्रकृति के उपस्थिति में जो है जीवंत, मीन्स उसको जीवन मिलता है, और छायावादी सौंदर्य जो है प्रकृति के अभाव में, अगर प्रकृति नहीं रहता है तो वो क्या हो जाता है, प्राणहीन, मीन्स मरा हुआ साबित हो जाता है। ठीक है।
इसी में कहा गया कि पंत जी कहते हैं कि छोड़ो द्रुमों की मृद छाया, तोड़ो प्रकृति से भी माया, बालें तेरी बाल जाल में कैसे उलझा हूं, लोचन भूल अभी इस जग को। ठीक है, ये किसने कहा है? पंत जी ने ये लाइनें कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाइनें जो दिया गया ना वो आपको अवश्य रूप से वहां पे लिखना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है भाषा शैली। क्या लिखना है? भाषा शैली लिखना है कि छायावाद को साहित्यिक खड़ी भाषा का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। छायावाद को क्या कहा जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, कहा गया कि छायावाद में मुक्ति की गति शैली, प्रतीकात्मक शैली तथा गतिशील शैली आदि में काव्य रचना हुआ। किसका? छायावाद का। ठीक है, तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न की अगर बात करें तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि प्रगतिवाद काव्य क्या है। क्वेश्चन क्या है? प्रगतिवाद काव्य क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों की चर्चा करें कि प्रगतिवाद काव्य किसको कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है और क्या क्या प्रवृत्तियां होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रगति, प्रगति का मतलब क्या होता है? विकास करना। प्रगति का मतलब क्या होता है? विकास करना। ठीक है, तो देखिए यही भूमिका में हम लोग को सबसे पहले लिखना है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का एक काव्य धारा है। प्रगतिवाद क्या है? हिंदी साहित्य का एक काव्य धारा है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। प्रगति करना मतलब क्या? विकास करना, आगे बढ़ना, है ना। जो साहित्य आगे बढ़ाने में विकास रखता है, जो साहित्य को क्या करता है? आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, उसी को हम लोग प्रगतिवाद काव्य कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है और आगे बढ़ाने में सहायक करता है, सहायता करता है, उसे ही हम लोग प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। कहने का अर्थ यह है कि प्रगतिवाद जो है हिंदी साहित्य का एक ऐसा काव्य धारा है जो क्या करता है? साहित्य को जो है ना आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है और उसको आगे बढ़ाने में सहायता करता है, उसी को हम लोग प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि ठीक है, प्रगतिवाद हम लोग जान गए। अब बताइए कि प्रगतिवाद काव्य की परिभाषा और इसका अर्थ क्या है। कोई सटीक परिभाषा तो होगा, तो इसका सटीक परिभाषा क्या होता है? ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना दोस्तों कि प्रगतिवाद काव्य धारा यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस प्रगतिवाद काव्य धारा जो है ना वो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। किसका? हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो हिंदी साहित्य को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, मीन्स इसका क्या करता है? विकास करता है ना। देखिए, कहा गया कि जो 1930 के दशक में उभर करके सामने आया। ठीक है, यह जो आंदोलन है वो कब आया था? 1930 के दशक में उभर करके सामने आया था। ठीक है, कहा गया है कि इस काव्यधारा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में न्याय, समानता और मानवता के सिद्धांतों को स्थापित करना था। मीन्स ये जो आंदोलन था, ये जो प्रगतिवाद काव्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैल रही है ना, उसका क्या करना? उसके खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, उसके साथ साथ समाज में न्याय, समानता और मानवता के सिद्धांतों को स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। किसका? प्रगतिवाद काव्य का। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका नाम में ही आ रहा प्रगति करना, प्रगति मतलब विकास करना। ठीक है, तो जो हमारे समाज का जिससे विकास हो, हमारे समाज के न्याय व्यवस्था में विकास हो, समानता में विकास हो, मानवता में विकास हो, उसी को हम लोग प्रगतिवाद काव्य कहते हैं। ठीक है, कहा गया कि प्रगतिवाद कवियों ने अपनी रचनाओं में समाज की वास्तविक समस्याओं को वर्णन किया है। मीन्स ये जो कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि जो हैं, उन्होंने क्या किया है? अपनी रचनाओं में जो है ना समाज के वास्तविक समस्याओं को वर्णन किया। मीन्स समाज में जो जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका वर्णन किया अपनी कविताओं में। ठीक है, और उन्होंने समाज के निम्न वर्ग के लोगों, जैसे वर्ग मजदूर हो गए, किसानों हो गए, महिलाओं हो गए, इसके बारे में, इसके अधिकारों के बारे में जो है ना आवाज उठाई है। किसने? प्रगतिवाद कवियों ने। किसमें? तो अपने रचनाओं में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसके अर्थ और परिभाषाओं में लिख देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए बताइए कि इसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या क्या है। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए और इसकी प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, तो इसका पहला जो विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो क्या है? ईश्वर और धर्म। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रगतिवाद
कवि हैं, जो प्रगतिवाद कवि हैं, वो धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। किसमें? धर्म और ईश्वर में जो है ना उन लोगों को तनिक भी विश्वास नहीं है। ठीक है, क्यों? तो देखिए कहा गया है कि प्रगतिवाद काव्य में धर्म और ईश्वर का खुलकर विरोध किया। इन्होंने क्या किया? प्रगतिवाद काव्य में जो है ना इन्होंने धर्म और ईश्वर का जो है ना खुलकर के विरोध किया है। कहा जाता है कि प्रगतिवाद साहित्यकार ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं स्वीकार करते हैं। इस प्रगतिवाद के जो साहित्यकार हैं वो ईश्वर को इस सृष्टि का, इस विश्व का कर्ता में जन्मदाता होता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस सृष्टि का जन्मदाता जो है मनुष्य ही है ना। कहा जाता है कि उसने ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नर्क आदि पर विश्वास नहीं है। मीन्स प्रगतिवाद के जो काव्य हैं उनको जो है ना आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, नर्क, स्वर्ग ये सब जो आता है ये सब चीज़ों पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उनकी दृष्टि में मानव की सबसे सर्वोपरि है। मीन्स उसकी दृष्टि में जो है ना मानव सबसे सर्वोपरि है। सबसे बड़ा कौन है? मानव है। ठीक है, मीन्स सीधा कहने का अर्थ ये है कि वो लोग भगवान को मानते नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उसके लिए धर्म जो है ना एक अफीम का नशा है। उसके लिए क्या है? धर्म एक अफीम का नशा है, क्योंकि धर्म क्या करता है? लोगों को बांटता है। ठीक है, लोगों को आपस में तोड़ देता है ना। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता और कुरान आज कोई महत्व नहीं रखता। किसके लिए? तो प्रगतिवाद काव्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा इसका विशेषता है जागृति और प्रगति का संदेश। क्या है? जागृति और प्रगति का संदेश कहने का अर्थ यह है कि ये क्या करता है? हम लोगों को जागृत करता है। जागृत मतलब जगाता है। क्यों? ताकि हम लोग प्रगति करें। ठीक है, देखिए कहा गया कि प्रगतिवाद में सर्वत्र पुरातन के प्रति आक्रोश एवं नवीन के प्रति प्रेरणा का भाव मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो पुराने चीजें हैं उसके प्रति आक्रोश दिखाया गया है, जो बुरा चीज़ है उसके प्रति आक्रोश दिखाया गया है, और जो नवीन मीन्स हर चीज़ों को नया करना है उसके प्रति प्रेरणा दिया गया है कि हम लोगों को क्या करना है? नया चीज़ों को पालन करना है। ठीक है, देखिए आगे कहा गया है कि प्रगतिवादी कवि सोए हुए समाज को और राष्ट्र को जो है ना जागरण का संदेश देते हुए कहता है। मीन्स हमारे समाज को जो लोग जो है ना जो नीचे पिछड़े हो गए हैं, ठीक है, उसको उठाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वो संदेश देते हुए कहते हैं कि नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू। क्या करिए? नवयुग मीन्स नया युग जो है ना उसको क्या कर रहा है? हम लोगों को जगा रहा है। ठीक है, कि आप लोग क्या करें? नए युग में प्रवेश करें। ठीक है, जाग जाग मेरे विशाल, इस प्रकार से आपको स्लोगन वहां पे जरूर लिखना है। ठीक है, तीसरा में है इसका विशेषता वर्ग संघर्ष। क्या है? वर्ग संघर्ष। कहा गया है कि प्रगतिवाद कविताओं में वर्ग संघर्ष का स्पष्ट चित्रण होता है। मीन्स प्रगतिवाद कविताओं में जो है ना वर्ग मीन्स हमारे समाज में जितने भी वर्ग हैं उसके बीच में जो संघर्ष होता है ना उसका चित्रण स्पष्ट होता है। ठीक है, कहा गया कि ये कविताएं अमीर और गरीब के बीच संघर्ष को उभारती थी। ठीक है, ये क्या करता है? अमीर और गरीब के बीच में जो संघर्ष है उसको बताती है। उसके साथ साथ उन लोगों के बीच में, गरीबों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उसी के खिलाफ जो है आवाज उठाया गया है। ठीक है, फोर्थ में है राष्ट्रीय और स्वतंत्रता। राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता कहने का अर्थ यह है कि इस धारा के कवियों ने मीन्स प्रगतिवाद के कवियों ने जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। किसका? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था और अपनी कविताओं में जो है ना राष्ट्रीय हित के मीन्स राष्ट्र के बारे में अपनी चेतना कि लोग जो है ना राष्ट्र के प्रति एकत्रित हो। ठीक है, और उसका भावना प्रकट किया था। कब? अपनी कविताओं के माध्यम से। मीन्स इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो प्रगतिवाद के कवि थे वो क्या थे? राष्ट्र के लिए एकता दिखाए थे। ठीक है, फिर पांचवा है राष्ट्रीय मुक्ति। पांचवा क्या है? स्त्री मुक्ति। क्या है? स्त्री मुक्ति। कहने का अर्थ यह है कि प्रगतिवाद कवियों ने महिलाओं की मुक्ति और समानता की बात कहा। मीन्स प्रगतिवाद कवियों ने क्या कहा है? महिलाओं की मुक्ति। मीन्स पहले जो महिलाओं को अशिक्षित मानते थे, जिनको लगता था कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना नहीं है, जो गिरे हुए इंसान मानते थे, कहने का अर्थ यह है ना जो छुआछूत की भावना रखते थे वो उससे जो है ना इसको उठाने का प्रयास किया। किसने? प्रगतिवाद कवियों ने। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। उन्होंने क्या किया? स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि पहले स्त्रियों का जो प्रवेश है वो घर के अंदर था, घर के बाहर उनको जाना नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यही कवियों ने क्या किया? उनके अधिकारों के खिलाफ जो है और स्वतंत्रता के खिलाफ जो है ना आवाज उठाई है, ताकि उनको जो है हर प्रकार का आज़ादी और स्वतंत्रता मिल पाए, है ना। इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रगतिवाद काव्यधारा वह सामाजिक वह साहित्यिक आंदोलन है जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के समाज में सुधार, बदलाव, क्रांति की भावना को प्रकट करता है। हम कह सकते हैं कि यह जो एक ऐसा विचारधारा है जो हमारे समाज में होने वाले
बदलाव को मीन्स बुराइयों को क्या करता है, सुधारता है, बदलता है और क्रांति की भावना प्रकट करता है और जनमानस की भावनाओं को संघर्ष को अभिव्यक्ति देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगतिवाद काव्य कहते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि हिंदी गद्य की संस्मरण विद्या के स्वरूप का परिचय दे। प्रश्न क्या है कि हिंदी गद्य की संस्मरण विद्या के स्वरूप का परिचय दें। आखिर बताइए कि संस्मरण विद्या किसको कहते हैं, है ना, और इसका क्या स्वरूप है। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको अथवा में पूछ सकता है कि संस्मरण क्या है तथा इसकी विशेषताएं एवं उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर संस्मरण विद्या क्या होता है ना। तो मेरे दोस्त अगर बात करते हैं संस्मरण विद्या का, किसका, संस्मरण विद्या का, तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है ना बिल्कुल आत्मकथा के जैसा है। कैसा, आत्मकथा के जैसा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आत्मकथा में क्या होता है, लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है, अपने जीवन के कथाओं को, कहानी के बारे में विस्तृत से लिखता है ना। लेकिन संस्मरण विद्या क्या होता है कि जब कोई लेखक अपने जीवन के खास पलों को लिख के बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या। क्या कहिएगा कि जब कोई लेखक अपने जीवन के खास पल को लिख के बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या कहते हैं। ठीक है, अब खास पल में आपका बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे कि आपका खास दोस्त हो गए, खास जगह घूमने के लिए गए, वो हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आपके लाइफ में खास है ना, उसके बारे में जब लेखक लिख के बताता है उसको हम लोग संस्मरण विद्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग उसको विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या इसका परिभाषाएं होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे संस्मरण का अर्थ। क्या लिखेंगे, संस्मरण का अर्थ, और लिखेंगे इस प्रकार से कि संस्मरण जो है ना ये संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। किससे, संस्कृत के स्मरण शब्द से निकला हुआ है। स्मरण मतलब जानते होंगे आप लोग, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना, है ना। तो वही कह रहा है संस्मरण जो है संस्कृत के मूल शब्द स्मरण से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है याद करना या तो फिर स्मृति में लाना, मतलब माइंड में सेट करना, याद ही करना, है ना। इस प्रकार से अगर बात करें स्मरण का अर्थ, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैसा लेख जिसमें लेखक अपने बीते हुए समय मतलब जीवन की कोई खास बात या घटना याद करके उसे सुंदर ढंग से लिखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वैसा लेख जिसमें लेखक अपनी बीती हुई जीवन की कोई खास बातें या घटना को याद करके उसे सुंदर तरीके से लिखता है, उसे ही हम लोग संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संस्मरण कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे संस्मरण की परिभाषा। क्या लिखेंगे, संस्मरण की परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार से कि संस्मरण एक ऐसी लेखन कला है जिसमें लेखक अपने जीवन के खास अनुभव, घटना और यादों को भावनात्मक और आत्मीय भाषा में लिखता है। इस प्रकार से लिखता है कि लोग जो है उसको पढ़ के उसकी बातों को फील करने लगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संस्मरण कहते हैं। कह रहा इसमें लेखक जो है ना अपने किसी पुराने अनुभव, किसी खास व्यक्ति से जुड़ी हुई यादें को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक क्या करता है, अपने पुराने अनुभवों के बारे में बताता है, या तो कोई पुराने व्यक्ति जिससे उनका खास लगाव था, उनसे जुड़ी हुई बातें जो उनको हमेशा याद था, उसके बारे में जो है बताता है। और इस प्रकार से बताता है कि लोग जो है ना उसको महसूस करते हैं और इमेजिन करने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं कि कैसे कैसे वो इस बात को कहा होगा, है ना। अब क्वेश्चन में ऐसे कहा था दोस्त कि संस्मरण के स्वरूप की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, संस्मरण के स्वरूप की विशेषताओं को बताइए। तो इसका पहला विशेषता है दोस्त व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित। संस्मरण जो होता है ना व्यक्तिगत मीन्स व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। कैसे, कह रहा है कि संस्मरण हमेशा लेखक के अपने जीवन या अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। संस्मरण जो होता है वो लेखक का, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जीवन और अनुभव पर आधारित होगा ये, है ना, या किसी घटना, व्यक्ति या स्थान से जुड़ी उसकी यादों को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, तो ये जो है ना किसी घटना से जुड़ी हुई, कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ, कोई स्थान से जुड़ा हुआ उसके यादों को जो है ना व्यक्त करता है, बताता है। जैसे मान लीजिए मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा
कि मेरे साथ कौन सी घटनाएं हुई, कौन सा पल मेरे लिए खास था, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए खास था और कौन सा स्थान जो है मेरे लिए अभी खास है और खास था। ठीक है। फिर दूसरी इसकी विशेषता है दोस्त सजीव चित्रण। मीन्स लेखक जो है वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के दृश्य को इस प्रकार से बताता है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो जो है ना उसको इमेजिन करने लगता है। वही कह रहा है कि संस्मरण में घटनाएं इतनी सजीव होती है कि पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वयं वहाँ मौजूद हो, है ना। दृश्य, भावनाएं, संवाद सब कुछ स्पष्ट और जीवंत रूप में सामने आता है। ठीक है। मीन्स ऐसा लगता है कि सामने ही घटित होगा, मतलब वो घटना जो है अभी अभी ही घटित हो रही है, मेरे सामने घटा है ना। तीसरा इसका विशेषता है आत्मीयता और भावुकता। ये जो है ना आत्मा से निकलता है। कह रहा है कि संस्मरण में आत्मीयता और भाव होता है। लेखक अपने मन के भावों को खुल करके प्रकट करता है, क्योंकि इसमें खास बातें ही बताई जाती है। इसलिए लेखक क्या करता है, इसमें जो है ना अपने मन के भावों को जो है खुल करके व्यक्त करता है, जिससे पाठक जो है ना उससे जुड़ाव महसूस करता है, जिससे पाठक को लगता है कि ये हमसे क्या है, जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो कुछ ऐसा रील्स आता होगा जिसको देख करके आप भावुक हो जाते होंगे, है ना। आपके आंखों से आंसू आ जाता होगा, है ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, संस्मरण, जिसमें से व्यक्ति जो है इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि पाठक जो है ना ऐसा लगता है, पाठक को, मीन्स पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। फिर चौथा इसका विशेषता है यथार्थ और स्मृति का मिश्रण। मतलब कह रहा है कि सच्चाई और यादगार पलों का मिश्रण इसमें होता है। ठीक है। कह रहा है इसमें कल्पना का स्थान बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि कल्पना करके जो मन में आया उसको हम लोग लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो सच होता है उसी को लिखा जाता है। वही क्या है कि लेखक अपनी स्मृति को आधार बना करके यथार्थ घटनाओं को प्रस्तुत करता है। इस लेखक जो है ना याद करके, ठीक है, जो सच्चा घटना है ना और जो घटना घटित हुआ उसके साथ में वही घटनाओं को वो प्रस्तुत करता है। पांचवा इसका विशेषता है दोस्त छोटे छोटे प्रसंगों का संकलन। मिस कह रहा है संस्मरण में अक्सर कोई लंबी कथा नहीं होती है, मिस लंबी कहानी नहीं होती है, बल्कि जीवन की खास पलों या घटनाओं का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है, जीवन के जो खास पल हैं, मान लो आपको बोलेंगे कि आपके जीवन के जो खास पल है उसको लिखिए। ठीक है। तो आप अपने जीवन के खास पलों को जब लिखोगे तो वही आपका संस्मरण हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि जो लेखक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ चुके होते हैं। ये वो ऐसा पल होता है जो लेखक के मन पे गहरा प्रभाव छोड़ता है और लेखक उसी के बारे में लिखता है। फिर छठा विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि भावनात्मक भाषा शैली। मीन्स इसमें इस प्रकार की भाषा होती है जिसमें से भावना झलकता है ना। कह रहा संस्मरण की भाषा सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक होती है। इसमें औपचारिकता कम और आत्मीयता ज़्यादा होती है। मतलब कह सकते हैं ये आत्मा से निकला हुआ भाषा होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सातवां किसी विशेष व्यक्ति या काल से जुड़ा हो। मीन्स संस्मरण ऐसा लेख होता है जो किसी खास व्यक्ति या तो विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है या तो किसी खास समय से जुड़ा हुआ होता है। कह रहा है कि लेखक किसी विशेष व्यक्ति, परिवार, गुरु, साहित्यकार या मित्र आदि से जुड़ी हुई यादों को जो है ना संस्मरण में प्रस्तुत करता है, मीन्स संस्मरण में लिखता है। ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि आखिर संस्मरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब हम लोगों ने ये जानेंगे कि आखिर प्रमुख संस्मरण लेखक, कि आखिर संस्मरण जो लिखते हैं वो प्रमुख संस्मरण लेखक कौन कौन हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले इसमें से आता है हरिशंकर परसाई। कौन आते हैं, हरिशंकर परसाई। कहा जाता है कि इन्होंने एक संस्मरण लिखा था। क्या लिखा था, तट पर मैं रोता रहा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना। इसमें से परसाई जी ने अपने संस्मरणों में हास्य और व्यंग के साथ अपने जीवन अनुभवों को व्यक्त किया। इसमें क्या किया, परसाई जी ने, मिस हरिशंकर परसाई जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है और जीवन के अनुभवों के बारे में बताया है। फिर दूसरे आते हैं बच्चन जी। कौन आते हैं, बच्चन जी, जिसका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन, है ना। इन्होंने एक संस्मरण लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, है ना। इसमें से जो है कहा जाता है कि यह उनकी कथात्मक कृतियां हैं जिनमें कई
मरणात्मक प्रसंग शामिल है। मीन्स कहा गया ना कि ये जो है ना उनकी आत्मकथा के जैसा है, जिसमें से उनके जीवन के कई खास पलों का वर्णन किया गया है। फिर तीसरा आता है महादेवी वर्मा जी का, जिन्होंने रचना किया था पथ के साथी स्मृति की रेखाएं, है ना। इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन के विशेष अनुभवों, प्रिय व्यक्ति की यादों बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मीन्स कह रहा है ना कि ये जो स्मृति है उनकी, ये जो रचना है उनका, ये जो लेखन है उनका, उसमें से उन्होंने जीवन के विशेष अनुभवों के बारे में और अपने जीवन के प्रिय व्यक्ति, जो उनके सबसे प्यारे व्यक्ति थे, उनकी यादों के बारे में वर्णन किए हैं। किन्होंने? महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके पहले दोस्त मैंने 1 से लेकर के 7 तक के सारे प्रश्न करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये आपका 8वां प्रश्न है। तो चलिए देखिए, अंत में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे कि उपरोक्त लिखी गई बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि संस्मरण हिंदी गद्य की एक ऐसी विद्या है जो किसी लेखक के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और अनुभवों के पाठकों के सामने सहज व सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। मीन्स कहा गया है कि उपरोक्त लिखे गए, ऊपर लिखे गए बातों के माध्यम से दोस्त हम लोग को ये समझ में आता है कि यह हिंदी साहित्य का एक ऐसा विद्या है जो किसी लेखक के जीवन के महत्वपूर्ण पल, महत्वपूर्ण क्षणों, उनके अनुभवों के बारे में जो है ना इस प्रकार से बताता है जिससे लोगों को लगता है कि ये मेरे ही जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी आत्मकथा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है, और आखिर इसका विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर हिंदी आत्मकथा का, किसका? हिंदी आत्मकथा का। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आत्मकथा किसको कहते हैं। हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? आत्मकथा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास। अगर हम लोग आत्मकथा के बारे में नहीं जानेंगे तो हिंदी आत्मकथा साहित्य के बारे में कहाँ से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आत्मकथा के बारे में। किसके बारे में? आत्मकथा। ठीक है, तो देखिए आत्मकथा जो है ना वो 2 शब्दों का शाब्दिक मेल है। मीन्स 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा? आत्म और कथा। आत्म का मतलब क्या होता है? अपना, और कथा का मतलब कहानी। इस कहने का अर्थ यह है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष हुए, मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, ठीक है, वो सब कहानी में अगर मैं लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा, है ना। तो कहा गया है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य जो है इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है? परिभाषा। और परिभाषा में इस प्रकार से लिखना है कि वैसे साहित्यिक विद्या जिसमें लेखक क्या करता है? अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वैसी साहित्यिक विद्या जिसमें से लेखक अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, देखिए कहा गया कि आत्मकथा 2 शब्दों का शाब्दिक मेल है, आत्म और कथा। कौन सा? आत्म और कथा। ठीक है, जिसमें से आत्म का मतलब होता है अपना, आत्म का अर्थ क्या होता है? अपना, और कथा का अर्थ होता है कहानी। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को, अपने जीवन में जो घटनाएं हैं उसको वर्णन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि आत्मकथा का अर्थ बताइए। किसका? आत्मकथा का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार से लिखना कि आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना। उसके साथ आपने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आत्म बायोग्राफी लिखे। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड आपने सुना होगा। तो वही ऑटोबायोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। मीन्स अपने बारे में लिखा गया कहानी को ही ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया कि जब लेखक स्वयं के जीवन का कार्मिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। मीन्स फिर से कह दिया कि जब लेखक क्या करता है? अपने जीवन का
क्रमिक ब्यौरा मीन्स शुरू से अंत तक का ब्यौरा देता है, बयान देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि आत्मकथा में लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी हो। ठीक है, मीन्स आत्मकथा में लेखक क्या करता है? वे सारी बातें बताता है, वे सारी बातों का विवरण देता है जो उसके जीवन में घटित होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इस प्रकार से लिखना है कि आत्मकथा दो शब्द आत्म और कथा से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपनी कहानी। जिसका अर्थ क्या होता है? अपनी कहानी। मीन्स अपनी कहानी को ही बताना आत्मकथा है। ठीक है, इसमें से लेखक क्या करता है? अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध और आत्मीय वर्णन करता है। इसमें से लेखक जो है अपने जीवन के घटनाओं का जो है ना कार्मिक वर्णन करता है। ठीक है, शुरू से वर्णन करता है। ठीक है, कहा गया है कि आत्मकथा में लेखक अपने गुण दोषों का निष्पक्षता से वर्णन करता है। इसमें से आत्मकथा में क्या होता है? लेखक क्या करता है? अपने गुण और दोष, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके दोष होते हैं ना, उसको निष्पक्षता मीन्स निस्वार्थ भाव से क्या करता है? उसका वर्णन करता है और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा कहते हैं। इस प्रकार से आपको अर्थ लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ। इसका हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा दोस्तों। एग्जामिनेशन से पहले कुछ देर पहले आपको वीवीआई क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास की। आखिर हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो लिखा इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा का विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी साहित्य में आत्मकथा का जो विकास हुआ वो कब हुआ? आधुनिक काल में हुआ था। प्रारंभिक आत्मकथाओं में बनारसी दास की अर्धकथनांक 1641 और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित 1860 प्रमुख है। मीन्स हमारा जो प्रारंभिक आत्मकथा है उसमें से कौन सा फेमस है? तो बनारसी दास का अर्धकथनांक जो कब आया था? 1641 में आया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित जो कब आया था? 1860 ईस्वी में आया था। ये क्या है? प्रमुख है, मीन्स फेमस है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंकिता दत्त व्यास और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लेखकों ने इस विद्या का समृद्ध किया। मीन्स उसके बाद जो है ये सारे जो लेखक हैं इन्होंने क्या किया? इस विद्या के मीन्स आत्मकथा के विद्या का समृद्ध किया, मीन्स इसको फेमस किया। ठीक है, जिसका कार्मिक वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, देखिए पहला आता है प्रारंभिक चरण। क्या आता है? प्रारंभिक चरण, जो कब से कब तक है? 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक। कब से कब तक? 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये। ठीक है, देखिए कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसी हस्तियों ने आत्मकथा के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयास का वर्णन किया। कहने का अर्थ यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसे हस्तियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने क्या किया? आत्मकथा के माध्यम से अपने अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयासों का वर्णन किया। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने हिंदी आत्मकथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था क्या? सत्य के प्रयोग, इसने जो है ना हिंदी आत्मकथा साहित्य का जो है ना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि इस पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों, सिद्धांतों और प्रयोगों को विस्तार से बताया। ये जो पुस्तक है उसमें से गांधी जी ने क्या किया था? अपने जीवन के संघर्ष, सिद्धांत और प्रयोगों को जो है ना विस्तार पूर्वक से बताया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है मध्य चरण। मध्य चरण मतलब बीच का चरण। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? तो 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक। कब से कब तक? 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक ये चला था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा, कहानी नई कहानी और रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग ने हिंदी साहित्य में आत्मकथा की विद्या को समृद्ध किया। इस कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आत्मकथा है, कौन सा? कहानी नई कहानी, और रामविलास शर्मा की जो अपनी कथा है, कौन सा? अपनी धरती अपने लोग, इसने क्या किया? हिंदी साहित्य की आत्मकथा की विद्या को जो है ना समृद्ध किया। समृद्ध मतलब समझते हैं? फेमस कर दिया। ठीक है, कहा जाता है कि इस काल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आत्मकथाओं का विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ? सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना आत्मकथाओं का विकास हुआ था। ठीक है,
लास्ट पॉइंट आपको बनाना है आधुनिक चरण। क्या बनाना है? आधुनिक चरण, जो कब से कब तक रहा था? 1980 से लेकर के वर्तमान तक, 1980 से लेकर के अभी तक। कहा जाता है कि इस अवधि में आत्मकथा साहित्य ने और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मीन्स ये जो अवधि है कौन सा 1980 से लेकर के अभी तक, ठीक है, इसमें जो है ना आत्मकथा साहित्य ने जो है ना और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मीन्स इसने ये जो है और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है कौन सा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड की निर्मल यात्रा, उसके बाद बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपन तक, है ना, इसने क्या किया? साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिस कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएं हैं उसने जो है ना हिंदी साहित्य की आत्मकथा को जो है क्या किया? प्रसिद्ध बनाया। ठीक है, कहा जाता है कि दलित साहित्य में आत्मकथा का विशेष योगदान रहा। दलित साहित्य में आत्मकथा का क्या रहा? विशेष योगदान रहा, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और कौशल्या बसंती की दोहरा अभिशाप प्रमुख है। ठीक है, इसने क्या किया? हमारे समाज में जो दलित है, ठीक है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इन आत्मकथाओं ने समाज में निम्न वर्गीय और उत्पीड़ित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया था। मीन्स कहा जाता है कि ये जो आत्मकथा है इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया था? तो समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो उत्पीड़ित लोग हैं उसके समस्याओं के बारे में बताया था, उनके संघर्षों के बारे में बताया था, जिसके माध्यम से लोगों को उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, जीवनी की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन करिए। प्रश्न क्या है कि जीवनी किसको कहते हैं ये चीज़ बताइए, उसके क्या क्या प्रमुख स्वरूप होते हैं वो चीज़ बताइए, और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। अब देखिए, अगर हम लोग को इसके प्रमुख स्वरूप और विशेषता जानना है तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर जीवनी किसको कहते हैं। अगर जीवनी जान जाते हैं तो इसके प्रमुख स्वरूप और विशेषताओं को जानना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बात यहाँ पे आती है कि आखिर जीवनी किसको कहते हैं। तो बात अगर करें दोस्त जीवनी का, तो जीवनी का मतलब होता है जीवन का कहानी। जीवनी का मतलब क्या होता है? जीवन का कहानी। मीन्स जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को लिखता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी, है ना। तो आखिर हम लोग को एग्जामिनेशन में इसको लिखना कैसे है ये चीज़ को मैं आपको डिटेल से और बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे जीवनी का अर्थ। क्या लिखेंगे? जीवनी का अर्थ, और लिखेंगे इस प्रकार से कि जीवनी का अर्थ होता है पूरे जीवन की कहानी। क्या लिखेंगे? कि जीवनी का अर्थ होता है पूरे जीवन की कहानी। अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी इंसान के पूरे जीवन के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, उसने क्या क्या किया, कौन सी मुश्किलें उनके जीवन में आई, ठीक है, उसने कौन से अच्छा काम किया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा कि जब किसी इंसान के जीवन काल के बारे में लिखा जाता है कि वो अपने जीवन से मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक कौन सा काम किया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, एक और यहाँ पर परिभाषा दिया गया अथवा में कि जीवनी उस साहित्यिक रचना को कहते हैं जिसमें किसी जीवन के संपूर्ण जानकारी, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण जानकारी, उसके कार्यों, विचारों, संघर्षों, उपलब्धियों और सामाजिक योगदान का विस्तार से वर्णन किया गया हो। मीन्स समाज में कैसा उसका योगदान था, किस प्रकार से वो संघर्ष किया, क्या उसका विचार था, उन्होंने कौन से कार्य किया, सब चीज़ का जिसमें वर्णन मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसके जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, कहा गया कि यह जो है ना व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है। मीन्स जीवनी वो होती है जिसमें से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मीन्स जन्म से लेकर के मृत्यु तक लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग परिचय में लिख दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोगों को कहा था कि जीवनी के प्रमुख स्वरूप मीन्स जीवनी के प्रमुख प्रकार बताइए कि आखिर जीवनी कितने प्रकार का होता है। तो बात करें अगर दोस्त जीवनी के प्रकारों का या तो स्वरूपों का, तो जीवनी के कई प्रकार हो सकते हैं।
परंतु यहाँ पे जो है इसके 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। किसके? जीवनी के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है आधिकारिक जीवनी। क्या आता है? आधिकारिक जीवनी। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी के जीवन के बारे में लिखना है ना, तो जीवन के बारे में लिखना है और अगर आपको उससे अनुमति लेकर के लिखना पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा? आधिकारिक जीवनी हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति की इजाजत लेकर के उसके जीवन पर किताब लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधिकारिक जीवनी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि गांधी जी की जीवनी जो है ना, किसने लिखा था? लुई फिशर ने लिखा था और उनकी अनुमति से लिखा था। किनकी अनुमति से? तो महात्मा गांधी की अनुमति से ही लिखा था, है ना। दूसरा हमारा आता है अनाधिकारिक जीवनी। मतलब जब कोई लेखक बिना किसी के अनुमति के उसके जीवनी को लिखता है, उसके जीवन की कहानी को लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। वही कह रहा है कि जब लेखक बिना अनुमति के किसी के जीवन पर किताब लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी के जीवनियों को जो बिना अनुमति के प्रकाशित होती है। कुछ लेखक क्या करते हैं? कुछ सेलिब्रिटी के बारे में लिखते हैं, पेपर से न्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, मूवी से निकालते हैं, है ना, और उनके जीवनियों को जो है किताबों में लिखते हैं बिना अनुमति के। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है आत्मकथा। क्या आता है? आत्मकथा। तो आखिर आत्मकथा किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर अपने जीवन की कहानी को खुद लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए महात्मा गांधी जी ने आत्मकथा लिखा था, सत्य का प्रयोग में अपने जीवन के बारे में लिखा था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? आत्मकथा हो गया। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर जीवनी के क्या क्या प्रकार होते हैं, है ना, क्या क्या इसके स्वरूप हैं। अब क्वेश्चन में दोस्त ऐसे कहा था कि जीवनी की विशेषताओं के बारे में बताइए। किसके बारे में? जीवनी के विशेषताओं के बारे में बताइए कि आखिर जीवनी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कहा जाता है दोस्त कि जीवनी की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य साहित्यिक विद्याओं से अलग बनाती है। इसका विस्तृत वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। में जीवनी की विशेषताओं का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। अब देखिए जीवनी की पहला विशेषता जो है वो है यथार्थता, मतलब सच्चाई। अगर आप किसी के जीवनी को लिख रहे हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चाई, है ना, सच्चाई होना चाहिए। कह रहा है जीवन में मतलब जीवनी में सच्ची और प्रामाणिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें झूठ या कल्पना की कोई चीज़ नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं है कि अपने कल्पना करके इमेजिन करके उसके बारे में कुछ लिख देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। मीन्स कहा गया है कि अर्थात जीवनी में जो भी कुछ लिखा जाता है वह सच्चा और सही होता है ना। अपने अनुसार से उसको लिखना नहीं है, जो उसके जीवन में हुआ है वही सही सही घटनाओं को लिखना होता है। ठीक है, तो पहला इसका विशेषता है यथार्थता में सच्चाई। फिर मेरे दोस्त दूसरा इसका विशेषता है काल कर्मानुसार घटनाएं, मीन्स समय के अनुसार से घटनाएं, है ना। कह रहे कि जीवनी में घटनाओं को उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में वे घटित हुई है। ऐसा नहीं कि पहले वो पैदा हुआ, स्वादयुग पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर वो नौकरी पाया। अब आत्मकथा आप लिख रहे हैं, मीन्स जीवनी आप लिख रहे हैं, तो पहले आप लिख दिए कि नौकरी प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो पढ़ा, उसके बाद फिर वो पैदा लिया। ऐसे होता है क्या? नहीं, है ना। मीन्स कैसे कैसे उनके जीवन में जो घटना घटा उसको उसी क्रम में लिखा जाता है। कह रहा इससे पाठक को व्यक्ति के जीवन की पूरी यात्रा समझ में आती है। इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला होता है वो उनके जीवन के बारे में पूरी तरीके से समझ पाता है। जैसा कि समझिएगा, पहले जन्म के बारे में लिखना, फिर शिक्षा के बारे में लिखना, फिर काम के बारे में, फिर उपलब्धियों के बारे में, है ना। तो ये हमारा हो गया काल कर्मानुसार घटनाएं। फिर तीसरी इसकी विशेषता है दोस्त प्रेरणादायकता, मीन्स इससे हम लोगों को सीख भी मिलता है। कहा जाता है कि जीवनी का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है बल्कि पाठकों को उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरित करना होता है। मीन्स ये बताना होता है, ठीक है, कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से संघर्ष किया, है ना, किस प्रकार से मेहनत किया। ठीक है, अर्थात जीवनी पढ़ करके हमें सीख और प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? सीख मिलती है और प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चौथा इसका विशेषता है दोस्त
व्यक्तित्वता और सामाजिकता का समावेश। मिस कह रहा है कि जीवनी में न केवल उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन को शामिल किया जाता है, बल्कि उसके समाज, परिवार और समय काल की भी झलक मिलती है। मिस कह रहा है ना कि जीवनी में जो है सिर्फ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बताया जाता है, उसके सामाजिक जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में और समय काल का भी वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से वो समाज में समय देता है, किस प्रकार से वो समाज में रहता है, किस प्रकार से वो परिवार में रहता है, परिवार के साथ उसका संबंध कैसा है ना। हर चीज़ों के बारे में इसमें से वर्णन किया जाता है। फिर पांचवा इसका विशेषता है दोस्त शैली और भाषा। कहा जाता है कि जीवनी की भाषा जो होती है वो बिल्कुल सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावशाली होती है ना, ताकि पाठक जो है उससे जुड़ाव महसूस कर सके और आसानी से पढ़ के समझ सके। कह रहा लेखन शैली में भावनात्मक और आत्मीयता भी होनी चाहिए। मिस कह रहा ना कि जब आप लिखोगे, क्या जीवनी लिखोगे, तो उसमें से भावना भी होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है उसको पढ़ करके अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। छठा कह रहा दोस्त, इसकी छठा विशेषता है चरित्र चित्रण में। इस जीवनी में जिस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा होता है उसका चरित्र, गुण दोष, आदतें, सोच विचार आदि का भी विस्तार से उल्लेख होता है। मिस कह रहा ना कि जीवनी में जिस व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, गुण दोष के बारे में, आदत के बारे में, सोच विचार के बारे में भी वर्णन किया जाता है। फिर सातवां इसका विशेषता है प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग। मिस खोजबीन, अगर मान लीजिए मुझे महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, महात्मा गांधी के बारे में खोजबीन करूंगा, है ना। पूरा खोजबीन करने के बाद मैं क्या करूंगा, महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी लिखूंगा। तो वही कह रहा है कि एक अच्छी जीवनी तभी बनती है जब लेखक ने शोध किया हो, शोध मतलब खोज किया हो, है ना, और प्रामाणिक स्रोतों जैसे पत्र, दस्तावेज, अखबार, लोगों को साक्षात्कार आदि का उपयोग किया हो। मिस कह रहा है कि एक अच्छा जीवनी तभी बनेगा जब लेखक ने उस पर खोज किया होगा, उसके पास सबूत होगा, ठीक है, अखबार से सबूत निकाला होगा या तो फिर उसका इंटरव्यू लिया होगा। कह रहा अर्थात एक अच्छी जीवनी लिखने के लिए लेखक को बहुत सारे शोध और जानकारियां जुटानी पड़ती है, तभी एक अच्छा जीवनी बन सकता है और बन पाता है। तो यहाँ तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने जीवनी की विशेषताओं को भी कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है जीवनी के महत्व का कि आखिर जीवनी की क्या महत्वता होती है। तो कहा जाता है कि हम महान लोगों के जीवन को समझ पाते हैं, किसके मदद से, तो जीवनी के मदद से। दूसरा कह रहा है उनसे प्रेरणा और सीख मिलती है। किससे मिलती है, जीवनी से। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की जीवनी को आप पढ़ोगे तो उससे हमको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलता है और सीख मिलता है। फिर कह रहा है कि बच्चों और छात्रों के लिए यह ज्ञान बढ़ाने का अच्छा माध्यम है, क्या, जीवनी। ठीक है। चौथा कह रहा है कि यह एक तरह से हमारे समाज और इतिहास की कहानी होती है। मीन्स जीवनी अगर लिखा जाता है किसी का तो वो एक महान व्यक्ति ही होते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि यह जो है ना एक तरह से हमारे समाज और इतिहास की कहानी होती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। और ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वहाँ जा करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, तो लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि जीवनी किसी इंसान की पूरी सच्ची कहानी होती है। जीवनी क्या होता है, तो कोई इंसान के जीवन का सच्ची कहानी, है ना, जो हमें सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और अच्छे काम करने से कोई भी इंसान जो है वो क्या बन सकता है, महान बन सकता है ना। इससे हम उस व्यक्ति के जीवन को करीब से समझ पाते हैं और प्रेरित होते हैं। इससे क्या होता है, हम उस व्यक्ति के जीवन को करीब से समझते हैं और उससे हम लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, हम लोग उससे सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।